नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है चीपेस्ट फ्लाइट्स विद इन के स्टॉप्स। यानी इस सवाल के अंदर हम कुछ एयरपोर्ट्स, कुछ फ्लाइट्स की बातें करेंगे जिसमें हमें निकालना है सबसे चीपेस्ट रास्ता कौन सा होगा एक फ्लाइट को एक सोर्स से लेकर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये एक तरीके से ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन, हमें पता ही है, हम ग्राफ का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है इस सवाल के अंदर। एंड इनफैक्ट ग्राफ के जो यूजुअली सवाल आते हैं इंटरव्यूज के अंदर, कोडिंग टेस्ट के अंदर, वो इसी तरीके की सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं। तो ऐसे ही सवाल आप अपने कोडिंग टेस्ट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि देयर आर n सिटीज कनेक्टेड बाय सम नंबर ऑफ फ्लाइट्स। यानी मेरे पास अगर कोई वैल्यू n दी गई है तो बहुत सारी सिटीज होंगी और हर एक नोड एक सिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये सारी सिटीज इंटरनली कनेक्टेड है फ्लाइट्स के थ्रू। कह सकते हैं कि सिटी A से सिटी B तक एक फ्लाइट जाती है, सिटी C से सिटी D तक एक फ्लाइट जाती है, B से लेकर C तक भी एक फ्लाइट है। तो इस तरीके से कनेक्शंस मेरे पास बने हुए हैं फ्लाइट्स के। हमें एक एरे दिया हुआ है फ्लाइट्स नाम का जहां पर फ्लाइट आई के बारे में बताया गया है। मतलब अगर कोई एरे दिया हुआ है तो उसके अंदर 3 इंफॉर्मेशन मुझे दी होंगी साथ में कि कौन सी फ्लाइट कहां से निकलती है, कहां पर पहुंचती है और उसके प्राइस क्या है, मतलब उसके पैसे हमें कितने देने पड़ते हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूं कि अगर A से B तक एक फ्लाइट जा रही है तो उसके एज की इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी, उसके एज की इंफॉर्मेशन मिलेगी इस फ्लाइट्स आई नाम के एरे से, जहां पर शुरुआत में फ्रॉम में A की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, टू में B की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और ये जो प्राइस होगा, मान लेते हैं इस एज का वेट अगर 10 है तो प्राइस 10 यहां पर स्टोर हो रहा होगा। तो ये इंडिकेट करती है कि यहां पर एक फ्लाइट एग्जिस्ट करती है। हमें क्या दिया होगा शुरुआत में, हमें फ्लाइट की इंफॉर्मेशन तो दी है कि कहां से निकलती है, कहां तक जाती है फ्लाइट और उस फ्लाइट के हमें पैसे कितने देने हैं, मतलब अपने एज की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्लस इसके साथ साथ मुझे एक सोर्स, एक डेस्टिनेशन और एक के वैल्यू दी हुई है और मुझे बताना है कि सबसे चीपेस्ट प्राइस क्या है कि मैं सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊं और बीच में मैं बस के बार रुकूं। मैक्सिमम के बार मुझे रुकना है, हो सकता है के से मैं कम बार भी रुक रही हूं बट मैक्सिमम मैं के बार ही रुक सकती हूं। मतलब अगर मुझे मेरी सोर्स दी हुई है A और डेस्टिनेशन दी हुई है D और के की वैल्यू मुझे दी हुई है 2, तो क्या मैं A से लेकर D तक पहुंच सकती हूँ? हाँ, पहुंच सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, A से लेकर पहले B तक जाऊंगी, ये मेरा फर्स्ट स्टॉप हो गया, फिर मैं B से लेकर C तक जाऊंगी, ये मेरा सेकंड स्टॉप हो गया एंड फिर मैं फाइनली D तक चले जाऊंगी। तो जो स्टॉप्स की वैल्यू दी हुई है, जो ये के वैल्यू दी हुई है, दिस इज बेसिकली माय नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप्स। और मेरा सोर्स एंड मेरा डेस्टिनेशन मेरे स्टॉप्स में काउंट नहीं होता, सिर्फ मेरे ये जो बीच वाले नोड्स हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, इनको मैं स्टॉप्स के अंदर काउंट कर सकती हूँ। तो मुझे बताना है क्या A से लेकर B तक जाने का रास्ता है और अगर है तो मिनिमम प्राइस के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ कौन सा ऐसा रास्ता है। अगर ऐसा रास्ता एग्जिस्ट करता होगा तो हम वो चीपेस्ट प्राइस भेज देंगे, अगर नहीं करता होगा तो हम -1 को रिटर्न कर देंगे। और हम अज्यूम कर सकते हैं कि सारी की सारी जो हमें वैल्यूज दी होंगी ना, ये पॉजिटिव होगी, मतलब हमारे नोट्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो मुझे सोर्स, डेस्टिनेशन, के सारी चीजें दी हुई है, ये सारी वैल्यूज को मैं पॉजिटिव अज्यूम कर सकती हूँ। अगर मैं इस ग्राफ का एग्जाम्पल हूँ तो इस ग्राफ के अंदर पहली मुझे जो फ्लाइट दी है उसमें मुझे बताया है, यहाँ से इंफॉर्मेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैंने फ्लाइट से इस ग्राफ को क्रिएट कर दिया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि एक फ्लाइट है जो 0 से लेकर 1 तक जाती है और इसका प्राइस है 100। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 0 से लेकर 1 तक मेरे पास एक एज है जिसका वेट है मेरे पास 100 के इक्वल। उसी सेम मैनर में मुझे सेकंड जो दिया है 1 से लेकर 2 तक जाती है जिसका प्राइस है 100। तो 1 से लेकर 2 तक मेरा एज जाता है जिस एज का वेट मुझे 100 दिया हुआ है। इसके अलावा तीसरी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन दी है जो 0 से लेकर 2 तक जाती है जिसका वेट, जिसका प्राइस मेरे पास है 500। तो 0 से लेकर 2 तक मेरे पास एक एज जाता है जिसका प्राइस, जिसका वेट है मेरे पास 500 के इक्वल। तो क्या किया मैंने, अपनी जो फ्लाइट की पूरी इंफॉर्मेशन थी उससे मैंने एक ग्राफ को क्रिएट कर दिया। अब ग्राफ को क्यों क्रिएट किया, ये सवाल मुझे पता कैसे चला कि ग्राफ का सवाल है। पहले तो जब मैं सवाल की कंडीशंस को देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि इन कंडीशंस को अगर मैं डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करूं तो मेरा एक ग्राफ टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। एंड उसके साथ साथ इन जनरल जब ऐसे सवाल आते हैं, जब आपकी फ्लाइट्स होती है फ्रॉम टू प्राइस, 2-3 तरीके के ही टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हमारे यूज होते हैं। या तो वो आपका कोई ग्रीडी बेस्ड सवाल हो सकता है, नहीं तो आपका डीपी बेस्ड सवाल हो सकता है, नहीं तो क्या होगा फ्रॉम एंड ये टू वाली जो इन्फॉर्मेशन है हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं ग्राफ के। तो उसमें हमने देखा था कि मैप पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। तो काफी सारे जो आपके सवाल आएंगे मैप से रिलेटेड, उनमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके अंदर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम उसे सॉल्व कर रहे होंगे। अब यहाँ पर ये जो सवाल है ये आपको बहुत सिमिलर लगेगा
पड़ेगा कि क्या मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन का चीपेस्ट पाथ निकालना है। मैंने बहुत बार, हमने 2 टाइप के ऐसे सवाल किए हुए हैं जिसमें मुझे क्या करना होता था, मुझे कोई सोर्स नोड दी होती थी और उससे सारे के सारे वर्टिसेस तक मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालती थी। क्या मैं कह सकती हूँ शॉर्टेस्ट पाथ ही मेरा चीपेस्ट पाथ होता था। शॉर्टेस्ट में वहां पर मेरे एज के ऊपर वेट होता था, यहाँ पर मेरे एज के ऊपर प्राइस है, बट फंडा तो वही है। फंडा क्या है कि वहां पर वेट मिनिमम होना चाहिए था, यहाँ पे प्राइस मिनिमम होना चाहिए। तो बस आप प्राइस को वेट से रिप्लेस कर दो एल्गोरिथम के अंदर, तो आपको सेम लॉजिक मिल जाएगा, मतलब सेम तरीका है चीजें फाइंड आउट करने का। तो मैं क्या सोच सकती हूँ कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को मुझे यूज करना है और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करना है, उसमें मुझे सोर्स से लेकर किसी डेस्टिनेशन नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा सवाल है। और क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो मैं दोनों एल्गोरिथम्स को यूज कर सकती हूँ। मैं बेलमैन फोर्ड को भी यूज कर सकती हूँ, मैं डाइक्स्ट्रास को भी यूज कर सकती हूँ। 2 एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया है हमने अभी तक, सोर्स से लेकर सारे के सारे वर्टिसेस तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। एक होती थी हमारी डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम जो सिर्फ पॉजिटिव एजेस के लिए काम करती है, और एक होती थी हमारी बेलमैन फोर्ड जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के लिए काम करती है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डाइक्स्ट्रास का यूज करेंगे। आप चाहें तो इसको बेलमैन फोर्ड से भी यूज कर सकते हैं, उससे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। और इनफैक्ट हम जो बीएफएस करते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करके भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बट हम क्योंकि यहाँ पर हमें ये हिंट मिला है शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है हमें, तो हम डाइक्स्ट्रास का यूज कर रहे होंगे। बट ये डायरेक्ट डाइक्स्ट्रास यूज नहीं करेंगे, मॉडिफाइड होगा। मॉडिफाइड क्यों होगा? क्योंकि डाइक्स्ट्रास तो मुझे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का चीपेस्ट पाथ दे देगा। इतना काम अगर मुझे करना होता तो डाइक्स्ट्रास मुझे बिल्कुल सही आंसर ला कर देता। पर यहां पर मेरे पास एक और कंडीशन आ गई है के की, कि मैक्सिमम बीच में के स्टॉप्स ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा बार हम बीच में नहीं रुक सकते फ्लाइट के रास्ते में। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसका हम ध्यान रखेंगे। बाकी कोड हम डाइक्स्ट्रास से इंस्पायर करके लिखने वाले हैं। तो ये तो हो गई कि हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे कैसे, इसकी सॉल्यूशन को अप्रोच कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं अपने इस सैंपल आउटपुट की तरफ। अगर मुझे फ्लाइट इंफॉर्मेशन दिए तो उससे मैंने क्या किया, एक ग्राफ को क्रिएट कर लिया। उसके साथ साथ मुझे सोर्स दिए, डेस्टिनेशन दिए, के दिया है। क्या मैं कह सकती हूँ मेरी सोर्स है 0 के बराबर, तो बेसिकली मुझे 0 से फ्लाइट की शुरुआत करनी है और मेरी डेस्टिनेशन है 2 के बराबर, तो मुझे पहुंचना है इस 2 तक। ये मेरी सोर्स हो जाएगी, ये मेरी डेस्टिनेशन हो जाएगी। मैक्सिमम कितने स्टॉप्स आ सकते हैं बीच में? मैक्सिमम के स्टॉप्स आ सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में मैं सिर्फ एक बार ही रुक सकती हूँ, उससे ज्यादा बार नहीं रुक सकती। अब देखते हैं 0 से लेकर 2 तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। 2 पॉसिबल रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें मैं पहले 1 पर जाऊंगी तो यहाँ पर 100 कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, फिर मैं 2 पर जाऊंगी तो 100 और ऐड हो जाएगा। इस रास्ते का टोटल कॉस्ट है 200। फिर मेरा दूसरा रास्ता है जिसमें मैं डायरेक्टली 0 से लेकर 2 तक जा रही हूँ। इस रास्ते का कॉस्ट है, प्राइस है मेरे पास 500 के कुल। अब इनमें से कम प्राइस वाला कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला रास्ता मिनिमम प्राइस वाला है, पर क्या ये मैक्सिमम स्टॉप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? मैक्सिमम मेरे पास बीच में एक स्टॉप होना चाहिए जिसमें मैं सोर्स और डेस्टिनेशन को काउंट नहीं करती। सोर्स और डेस्टिनेशन को हटा दूं तो इस रास्ते में मेरे पास एक स्टॉप ही आता है। तो ये एक वैलिड रास्ता है और इसकी वजह से मेरा जो आंसर आता है वो आता है 100 + 100 विच इज इक्वल टू 200। तो कुछ इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। बहुत सारे रास्ते होंगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। अगर नहीं है या उनके बीच में के से ज्यादा स्टॉप्स आ रहे हैं तो मैं -1 रिटर्न कर दूं। पर अगर हैं और बीच में के से कम स्टॉप्स आ रहे हैं तो उस केस में मुझे मिनिमम रास्ते को फाइंड आउट करना है। अब एक बार डिस्कस करते हैं अपने सवाल की अप्रोच को। मुझे क्या दिया है? मुझे ये एक बड़ा सा ग्राफ दिया है, इसके अंदर मेरी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन है। एक फ्लाइट है जो 0 से लेकर 1 तक जाती है विद अ वेट ऑफ 100। तो 0 से लेकर 1 तक मैंने एज बना दिया 100 के साथ। 1 से लेकर 2 तक जाती है विद अ वेट ऑफ 100। तो 1 से लेकर 2 तक मैंने एज बना दिया 100 के साथ। 2 से लेकर 0 तक जाती है विद अ वेट ऑफ 100। तो यहां पर ये जो एज है कुछ इस तरीके से मुझे ड्रॉ करना है, जहां पर 2 से लेकर 0 तक मेरा एज जा रहा है विद अ वेट ऑफ 100। अब 1 से लेकर 3 तक जाते हैं विद अ वेट ऑफ 600। तो 1 से लेकर 3 तक हम जाएंगे, इस एज का वेट 300 हो जाएगा। 2 से लेकर 3 तक जाते हैं 200 के साथ। तो 2 से लेकर 3 तक हम जाएंगे विद अ एज वेट ऑफ 200। यहाँ पर सोर्स मुझे दी हुई है 0 के इक्वल, डेस्टिनेशन दी है 3 के इक्वल। तो क्या मैं कह सकती हूँ मुझे इस सोर्स 0 से लेकर, दिस इज माई सोर्स, अपनी डेस्टिनेशन 3 तक पहुंचना है। दिस इज माई डेस्टिनेशन। और मिनिमम जो मैं स्टॉप्स ले सकती हूँ वो है मेरे k इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अब यहाँ पर पॉसिबल रास्ते एक बार चेक कर लेते हैं। 0 से लेकर पहले तो या तो मैं 1 तक पहुंच जाऊँ, 100 कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा से 3 पर पहुंच जाऊँ तो 600 और, तो ये टोटल रास्ता हो जाएगा मेरी 700 कॉस्ट का। इसके अलावा एक
और रास्ता है जो यहाँ से जाता है 100 कॉस्ट के साथ, फिर यहाँ से भी 100 और फिर यहाँ से भी 200। तो ये जो टोटल रास्ता है इसकी कॉस्ट हो जाएगी मेरे पास 400 की कुल। अब मुझे पता है कि मेरा जो 700 वाला कॉस्ट है वो मेरे 400 से बड़ा है, बट फिर भी 700 वाला मेरा आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि इस रास्ते में मुझे कितने स्टॉप लगे? इसमें मुझे 1 स्टॉप लगा, और दूसरे वाले रास्ते में मतलब इस रास्ते में कितने स्टॉप लगे? 1 एंड 2, इसमें मुझे 2 स्टॉप्स लगे। क्या मैं कह सकती हूँ मेरे मैक्सिमम स्टॉप्स तो 1 ही हो सकते हैं? तो ये वाला रास्ता तो मैं ले ही नहीं सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी रास्ते को एनालाइज करना पड़ेगा, और इस रास्ते का कॉस्ट 700 है। दैट इज वाई माई फाइनल आंसर विल बी 700। अब देखते हैं डाइकस्ट्रास को कैसे यूज करेंगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो डाइकस्ट्रास के लॉजिक को डिस्कस करते हैं। डाइकस्ट्रा के अंदर हम क्या करते थे? एक प्रायोरिटी क्यू को लेते थे और प्रायोरिटी क्यू पेयर स्टोर कराती थी। पेयर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती थी? एक हमारे वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन होती थी, एक वहां के पाथ तक की, पाथ यानी अभी तक कितना कॉस्ट आया है मेरे पाथ का, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। और सॉर्टिंग किसके बेसिस पर होती थी? सॉर्टिंग होती थी कॉस्ट के बेसिस पर, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता था? मुझे कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए अपने आंसर को एनालाइज करना पड़ता था। और उसके बाद में क्या करती थी? एक लूप लगाकर अपने सारे के सारे एजेस को मैं एक एक करके प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कराने लगती थी। और जो मिनिमम एज था, जहां तक पहुंचने का कॉस्ट मिनिमम था, उस मिनिमम एज को निकालते हुए फिर मैं उसको प्रोसेस करती थी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसका थोड़ा सा वेरिएशन लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये नई स्टॉप्स की इंफॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा आ गई है। तो इस बार अपने पेयर के अंदर इसको, बल्कि मैं पेयर की जगह कोई और नाम दे दूंगी इस बार, इसको मैं कह दूंगी इंफॉर्मेशन। प्रायोरिटी क्यू के अंदर मुझे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, पर इस बार इंफॉर्मेशन के 3 पार्ट्स होंगे। एक इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे वर्टेक्स तो स्टोर करानी है, उसके अलावा कॉस्ट भी मुझे स्टोर करवानी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट भी एनालाइज करनी है। पर साथ के साथ मैं नंबर ऑफ स्टॉप्स भी स्टोर करवाऊंगी कि अभी तक मतलब इस वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए, इस नोड तक पहुंचने के लिए मुझे कितने स्टॉप्स के थ्रू निकलना पड़ा, कितने स्टॉप्स के थ्रू गुजरना पड़ा, जिससे मैं एनालाइज कर सकूं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। अभी मेरे ज्यादा स्टॉप्स तो नहीं हो रहे मेरे केस से, तो वो चीज एनालाइज करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे स्टॉप्स को स्टोर करवाना पड़ेगा। एंड अब जो मेरी सॉर्टिंग होगी वो मेरे कॉस्ट के बेसिस पर नहीं, बल्कि मेरे स्टॉप्स के बेसिस पर होगी। दिस विल बी द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग। क्यों मैंने स्टॉप्स के बेसिस पर इस बार सॉर्टिंग करनी है? क्योंकि इस बार जो मेरा आंसर निकलेगा उसमें स्टॉप्स मेरे डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अगर मेरे जो नंबर ऑफ स्टॉप्स है उनकी वैल्यू के से बड़ी हो जाती है, तो मतलब मेरा आंसर, उसके आगे का मुझे कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि वो सही आंसर ही नहीं है। इसीलिए जो कम वाले स्टॉप्स होंगे उनको मैं पहले प्रोसेस कर लूंगी, एंड उसके बाद के से जो बड़े वाले होंगे उनके लिए मैं लूप कभी रन ही नहीं करूंगी, उसके बाद मैं ब्रेक ही कर जाऊंगी। इसको कहने का ये मतलब है कि सिर्फ जो वैलिड स्टॉप्स होंगे उनके लिए मेरे आंसर को मुझे एनालाइज करना है, के से बड़े वाले स्टॉप्स के लिए मुझे आंसर को एनालाइज करना ही नहीं है। एक बार क्या करेंगे? इसको ड्राई रन करेंगे, फिर इसका हम सूडो कोड लिखने वाले हैं, उसके बाद मेन कोड लिखेंगे एंड दोबारा से इसको ड्राई रन करेंगे, ताकि दिमाग में जो हमने अप्रोच डिस्कस करी है वो अच्छे से बैठ जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले लेते हैं प्रायोरिटी क्यू। मान लेते हैं मैंने इस प्रायोरिटी क्यू का एग्जांपल लिया, जिसमें ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा रियर है। डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम कैसे काम करता है? शुरुआत में मेरे पास ये वाली नोड है, सोर्स नोड। सोर्स नोड को मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टोर करा देती हूँ। वर्टेक्स क्या हो जाएगी? वर्टेक्स हो जाएगी 0 के बराबर। कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ तक आने की? शुरुआत में मेरी कॉस्ट 0 ही होती है। स्टॉप्स कितने हो जाएंगे? स्टॉप्स भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं कहीं पर रुकी तो हूँ नहीं, तो मेरी वर्टेक्स की वैल्यू भी 0, यहाँ तक की कॉस्ट भी 0 एंड स्टॉप्स भी 0। उसके बाद क्या करते हैं? डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम हमें अच्छे से आना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है उस एल्गोरिथम के अंदर, तो एक बार क्या करिए, दोबारा से उसका सूडो कोड देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अपने नोट्स को पढ़ लीजिए, नहीं तो कोड को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स को हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम उसके कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम में यहां से फर्स्ट मेरा नोड निकलता है और बाहर आता है, तो मैं क्या करती हूँ? फिर उसके नेबर्स को प्रोसेस करती हूँ। अब 0 के लिए उसका नेबर कौन हो गया? एक ही नेबर है अभी 0 के लिए, वो है 1 वाली वैल्यू। ये मेरा एज यहां से यहां तक है, तो सिर्फ 0 से 1 तक एक सिंगल एज एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूं? इस नोड को प्रोसेस कर देती हूँ। सबसे पहले तो देख लूंगी क्या मैं के स्टॉप्स के अंदर अंदर ही पहुंच रही हूँ इस नोड तक। अब 0 से जब मैं 1 तक जाऊंगी तो ये मेरा फर्स्ट स्टॉप होगा, तो ये ऑब्वियसली एक वैलिड आंसर की फॉर्म में है, क्योंकि मेरी लिमिट के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी? इस एज को प्रोसेस कर दूंगी। इस एज को जब मैंने प्रोसेस किया तो मैंने स्टोर करवा लिया। कौन सी वर्टेक्स? वर्टेक्स इस बार है 1 के बराबर।
कॉस्ट क्या है इसकी, कॉस्ट आई है 100 के इक्वल, मतलब 100 कॉस्ट देकर मैं यहां तक पहुंची हूं। और स्टॉप्स कितने आएंगे, स्टॉप्स आएंगे मेरे पास 1 के इक्वल। तो मैं 0 से 1 तक पहुंची हूं 100 कॉस्ट के साथ, 1 स्टॉप के साथ। तो उस इंफॉर्मेशन को मैंने स्टोर करा लिया। अब साथ के साथ हम क्या करते हैं, साथ में हम एक फाइनल आंसर ले लेते हैं। इस आंसर के अंदर मैं अपनी मिनिमम या चीपेस्ट प्राइस को स्टोर करवाने वाली हूँ। चीपेस्ट प्राइस को तब स्टोर करवाएंगे जब हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। अब 1 के लिए प्रोसेस कर लेते हैं। तो 1 को मैं बाहर निकाल लूंगी और 1 के लिए प्रोसेस करूंगी। डाइकस्टार्स के अंदर साथ के साथ मुझे मेरा डिस्टेंस एरे जो है उसको मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। तो ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए मैं मिनिमम डिस्टेंस को भी साथ के साथ मेंटेन कर रही हूँ। शुरुआत में क्या करते थे, 0 के लिए डिस्टेंस 0 है, बाकी सबके लिए इन्फिनिटी ले लेते थे। तो अब तो 1 के लिए मैंने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट किया अभी तक, क्या 100। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला अपने लूप से, क्या होगा, 1 का जो डिस्टेंस है वो अपडेट होकर हो जाएगा 100। अब मैं 1 के नेबर्स को प्रोसेस कर दूंगी। 1 के कौन कौन नेबर है, 1 के 2 नेबर है। एक नेबर है 2 के बराबर, एक नेबर है 3 के बराबर। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 2 के लिए पुरानी डिस्टेंस की वैल्यू है इन्फिनिटी। और अब जब हम पहुंचेंगे तो अब कितनी डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, सोर्स से लेकर यहां तक हो जाएगी 100 + 100 यानी 200 के इक्वल। तो क्या मैं कह सकती हूँ 2 के डिस्टेंस को मैं अपडेट कर दूंगी। 2 के डिस्टेंस को अपडेट करके यहां वैल्यू आ जाएगी 200 के इक्वल। ये मैं प्रायोरिटी क्यू से इन वैल्यूज को हटा देती हूँ और अब मेरी प्रायोरिटी क्यू में आ जाएगा कौन सा वर्टेक्स, 2 वाला वर्टेक्स। कितना कॉस्ट हो जाएगा इसका, 200 कॉस्ट हो जाएगा। स्टॉप्स कितने लिए मैंने, यहां से लेकर यहां तक कितने स्टॉप्स हैं, ये मेरा फर्स्ट स्टॉप आ गया, ये मेरा सेकंड स्टॉप आ गया। क्या मैं कह सकती हूँ मेरे जो नंबर ऑफ स्टॉप्स आएंगे वो मेरा जो पुराना पेरेंट है, मतलब जहां से मैं अपने इस वर्टेक्स तक पहुंच रही हूं, इसके जितने भी स्टॉप हैं उसमें मैं ऐड कर देती हूं +1। इसका 1 स्टॉप था, यहां से लेकर मैं यहां तक पहुंची +1 करके, तो यहां पर मेरे पास 2 स्टॉप्स हो गए हैं। तो मैं 2 के लिए जो स्टॉप्स ऐड करूंगी अपनी प्रायोरिटी क्यू में वो हो जाएंगे 2 के इक्वल। इनफैक्ट अपनी जो प्रायोरिटी क्यू है उसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। यहां पर मुझे स्टोर कराना है वर्टेक्स, मेरा कॉस्ट एंड साथ के साथ मेरे स्टॉप्स। इस इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर करा रही हूँ, प्लस ये मेरी बड़ी सी प्रायोरिटी क्यू हो जाएगी। प्रायोरिटी क्यू में मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे पास शुरू में 0 0 0 आया था एंड उसके बाद मेरे पास 1 100 एंड 1 आया था। इन दोनों को मैं ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू से निकाल चुकी हूँ। अब मैं इस वाली नोड को ऐड कर रही हूँ। जब मैंने 1 को निकाला, 2 वाली नोड को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं बात करती हूँ 3 वाली नोड की। 3 वाली नोड के लिए देखूंगी कि 1 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस कितना 600 और 1 तक का डिस्टेंस कितना 100। तो यहाँ पर मुझे पता है मैं रिलैक्सेशन वाला स्टेप परफॉर्म करती हूँ। डाइकस्टार्स एल्गोरिथम के अंदर मुझे याद होगा रिलैक्सेशन का स्टेप क्या कहता था, वो ये कहता था अगर मेरा डिस्टेंस ऑफ यू प्लस माई एज वेट इज लेस देन माई डिस्टेंस ऑफ वी, तो क्या कर दो, रिलैक्स कर दो। रिलैक्स करने का मतलब है डिस्टेंस ऑफ वी को अपडेट करके कर दो डिस्टेंस ऑफ यू प्लस माई एज वेट। ये वाला स्टेप जो है पूरा का पूरा डाइकस्टार्स को फॉर्म करता था। तो इसी की हेल्प से मुझे क्या पता चलेगा कि 1 से लेकर 3 तक का भी रास्ता कितना है, वो है 600 + 100 यानी 700 के इक्वल। तो मैं इस 3 वाले नोड के लिए रास्ते को अपडेट कर दूंगी एज 700 और यहां पर मैं ऐड कर दूंगी 3 700। कितने स्टॉप्स के थ्रू में आई, यहां तक आई तो मेरे पास 1 स्टॉप हुआ। ये क्या है, ये मेरे सेकंड स्टॉप की वैल्यू है। तो मुझे टोटल 2 स्टॉप्स लगे अपने 3 तक पहुंचने में। अब नेक्स्ट मैं निकाल लेती हूँ अपने इस वैल्यू को मैंने बाहर निकाल लिया। तो मैं आ गई अपनी 2 वाली नोड पर। 2 वाली नोड के लिए उसके नेबर्स कौन कौन है, 2 वाली नोड के लिए सबसे पहला नेबर है 0 के इक्वल। अब वापस जो सोर्स है, सोर्स से सोर्स तक का डिस्टेंस ऑलरेडी 0 है। 2 के थ्रू अगर मैं 0 तक जाऊंगी तो मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा, 100 + 100 + 100 यानी 300 लगेगा। अगर मैं यहां से घूमकर वापस 0 की तरफ जाऊंगी, क्या 300 लेस देन 0 है, नहीं है। तो मैं क्या करूं, इसको मुझे अपडेट नहीं करना और इसको भी मुझे ऐड नहीं करना, क्योंकि यहां से घूमकर वापस 0 पर जाऊंगी तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। अब 2 का सेकंड नेबर कौन सा है, 2 का सेकंड नेबर है 3। 3 तक कैसे पहुंच रही हूं, 3 तक यहां तक जाने का रास्ता है 200 प्लस 2 तक मैं कैसे आई हूं, 2 तक आई हूं ऑलरेडी 200 ट्रवर्स करके, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो 3 तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना प्राइस लगेगा, 200 + 200 दैट इज इक्वल टू 400। क्या मैं कह सकती हूँ 3 के डिस्टेंस में ऑलरेडी 700 एग्जिस्ट करता है, पर एक और रास्ता है, मतलब ये वाला रास्ता जहां से मैं 400 का प्राइस देकर आ रही हूं, पर 400 तो लेस देन 700 होता है। तो क्या मैं इसको काट के यहां पर 400 से अपडेट कर दूं, ये अपडेशन मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इस रास्ते को ध्यान से देखूं तो इसमें कितने स्टॉप्स हो जाएंगे, 2 तक मुझे कितने स्टॉप्स लगे, 2 तक मुझे 2 स्टॉप्स लगे। 3 तक आते आते कितने स्टॉप्स हो जाएंगे, 3 तक आते आते मेरे पास 3 स्टॉप्स हो जाएंगे। क्या मैं कह सकती हूँ डेस्टिनेशन का स्टॉप अगर मैं ना काउंट करूं तो बीच में मेरे पास 1 और 2 स्टॉप्स हैं। तो ये मेरे के से बड़ी वैल्यू है, इसीलिए यहां पर ये वाला जो
रास्ता है, इसके थ्रू मुझे अपडेट नहीं करना 3 के डिस्टेंस तक, क्योंकि यहाँ पर K की स्टॉप्स की वैल्यू मेरे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसके बाद मैं किसको बाहर निकाल लूँ, उसके बाद मैं 3 को बाहर निकाल लेती हूँ। 3 क्या करेगा, ऑलरेडी मेरा डेस्टिनेशन है 3, तो ऑलरेडी मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गई हूँ। इसके बाद इसका कोई नेबर भी नहीं है, तो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा 700 के इक्वल। तो ये जो फाइनल आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 700, मतलब एक ही रास्ता है 3 तक पहुंचने का, जहां पर बीच में सिर्फ एक ही स्टॉप आता है, विच इज दिस रास्ता, जिसमें कॉस्ट मेरे पास आ रही है 700 के इक्वल। अब ये मैंने किया इसको प्रायोरिटी क्यू के बेसिस पर, कैसे, डाइक्स्ट्रास को यूज करके। पर यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू और डाइक्स्ट्रा वाली अप्रोच में हम छोटे छोटे कुछ मॉडिफिकेशंस डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम कोड के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो मैं करूंगी, और ये आपको बहुत बड़ा और हैरान करने वाला मॉडिफिकेशन लगेगा, कि मुझे एक्चुअली प्रायोरिटी क्यू को यूज करने की जरूरत है ही नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ, एक नॉर्मल क्यू को भी यूज कर सकती हूँ और मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आएगा और ऑटोमेटिकली स्टॉप्स के बेसिस पर सॉर्टिंग हो जाएगी। अभी मैंने क्या किया था, सॉर्टिंग के जो बेसिस थे वो क्या थे, स्टॉप्स, मतलब जिसके नंबर ऑफ स्टॉप्स कम है वो पहले आ जाए। पर क्या मैं आपको दिखाऊं कि अभी ये जो ऑटोमेटिक मैंने अभी नोड्स निकाले हैं, इनमें ऑलरेडी स्टॉप्स के बेसिस पर सॉर्टिंग होती है। कैसे, अगर मैंने सोर्स से शुरू किया है तो उसके जितने भी नेबर्स होंगे उन सब में स्टॉप्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। फिर मैं उसके नेबर्स के नेबर निकालूं, मतलब ये वैल्यूज, इनके अंदर स्टॉप्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। इनके भी अगर कोई नेबर्स होते तो उनकी वैल्यू हो जाती +3 के इक्वल। क्या मैं कह सकती हूँ, पहले +1 हो रहा है स्टॉप की वैल्यू, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है स्टॉप्स की वैल्यू में। तो अगर सॉर्टिंग सिर्फ स्टॉप्स के बेसिस पर है तो हमेशा पहले जो कम वैल्यू वाला स्टॉप है वही पहले क्यू के अंदर ऐड हुआ है, तो वही पहले क्यू से निकलेगा भी। तो यहाँ पर मुझे प्रायोरिटी क्यू की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी क्यू की जरूरत तब होती अगर मैं डिस्टेंस या अपनी कॉस्ट के बेसिस पर सॉर्टिंग कर रही होती, क्योंकि कॉस्ट तो कितनी भी बढ़ सकती है। हो सकता है ये वाली कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाए और इसके बाद वाली कम बढ़े, तो मैं बाद वाली को पहले निकालना चाहूँ प्रायोरिटी क्यू से। पर स्टॉप्स तो हमेशा +1 से बढ़ रहे होते हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहे होते हैं, और जो चीज कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ती रहती है, उतना ही बढ़ रही है, तो उसमें पहले वाली वैल्यू तो हमेशा कम ही होगी, उसके बाद वाली उससे ज्यादा होगी, उससे बाद वाली उससे भी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल क्यू में भी ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो जाएगी। मतलब प्रायोरिटी क्यू का हमें कोई एडिशनल फायदा नहीं है। यहाँ पर हम चाहे तो यूज कर सकते हैं पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक सॉर्टिंग होगी। आप इन नोट्स को भी देखेंगे, ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है। कैसे सॉर्टेड है, यहाँ पर मेरी जो स्टॉप्स की वैल्यू है ये 0 है, यहाँ पर मेरी जो स्टॉप्स की वैल्यू है ये 1 है, यहाँ पर मेरी जो स्टॉप्स की वैल्यू है ये 2 है, यहाँ पर मेरी जो स्टॉप्स की वैल्यू है ये भी 2 है। इनफैक्ट अगर मैं इस वाली वैल्यू को भी ऐड करती 3 वाली को, तो यहाँ पे आता 3, 400 एंड 3, मतलब 3 स्टॉप्स। ये वैल्यू 2 वाली वैल्यू के बाद में ही जाकर ऐड होती। तो मेरे जो वैल्यूज रहेंगी जिनको मैं क्यू के अंदर ऐड करूंगी वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप्स। किसी सवाल में कॉस्ट के बेसिस पर अगर आपको सॉर्ट करना है ना, तो आपको प्रायोरिटी क्यू यूज करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू से अपडेशन है, तो मैं इसको बहुत स्ट्रेस करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉजिकली समझने के लिए। इनफैक्ट हम एक और सवाल पे ड्राई रन करेंगे कोड लिखने के बाद, तो ये और क्लियर होगा कि क्यों स्टॉप्स के बेसिस पर सॉर्टिंग हुई। तो मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉप्स के बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है, कांस्टेंट अपडेशन है क्योंकि स्टॉप्स के बेसिस पर, तो इसीलिए मैं सिर्फ क्यू को यूज कर सकती हूँ, मुझे प्रायोरिटी क्यू की जरूरत नहीं है। अब एक और स्पेशल चीज डिस्कस करते हैं इस सवाल के अंदर। मान लेते हैं मेरे पास कोई ग्राफ गिवन है 0, यहाँ से मैं 1 तक जा रही हूँ, यहाँ से मैं 2 तक जा रही हूँ, यहाँ से मैं 3 तक जा रही हूँ, एंड यहाँ से मैं आ गई हूँ इस 4 वाले नोड तक, यहाँ से 3 तक। इनके जो मैं वेट्स ले लेती हूँ, ये मान लेते हैं 100 है, ये है 200 के इक्वल, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज ऑल्सो 10। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू का एग्जाम्पल लूँ, तो सबसे पहले मैं सोर्स से शुरू करूंगी। मान लेते हैं ये है मेरी सोर्स और मुझे पहुंचना है यहाँ तक, 3 मेरी डेस्टिनेशन है। तो कैसे प्रोसेसिंग होगी, ऐसी प्रोसेसिंग होगी, सबसे पहले मैं 0 पर जाऊंगी, 0 के लिए 0 0 0 ऐड होगा, क्योंकि 0 ही नोड है, 0 ही डिस्टेंस है, 0 ही मेरे पास स्टॉप्स हैं। 0 से अब मैं नेबर्स तक जाऊंगी, तो मेरे पास 1 और 4 ऐड होंगे। पहले मान लेते हैं मैंने 1 को ऐड किया, जब मैं 1 तक पहुंचूंगी तो मैं ऐड करूंगी 1 को, कितना डिस्टेंस, 10 डिस्टेंस, कितने स्टॉप्स, 1 स्टॉप। उसके बाद मैं ऐड करूंगी 4 को, 4 को ऐड किया तो नोड आ गई 4, कितना डिस्टेंस, 100 डिस्टेंस, कितने स्टॉप्स, मेरे पास 1 स्टॉप। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू के अंदर इसको मैं एक बार यहां ले आती हूं,
तो मैंने 0 को निकाल दिया, उसके बाद मैं 1 को निकाल दूंगी। 1 के लिए उसके नेबर्स कौन कौन है, एक नेबर है 20 के इक्वल, तो मैं क्या करूंगी 20 को ऐड कर दूंगी अपनी क्यू के अंदर। इनफैक्ट दिस इज नॉट इवन अ प्रायोरिटी क्यू, दिस इज अ क्यू नाउ, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया मुझे सिंपल क्यू यूज करने की जरूरत है। तो मैं अब ऐड कर दूंगी 2 वाली नोड को। 2 वाली नोड को ऐड किया कितने कॉस्ट के साथ, 10 + 20, तो ये आ गया 30 के इक्वल। कितने स्टॉप्स आए, 2 स्टॉप आ गए हैं 2 तक पहुंचने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 का कोई और नेबर तो है नहीं, तो अब मैं निकाल दूंगी अपनी क्यू से 4 को। 4 को मैंने जैसे ही निकाला तो नेक्स्ट नोड आ गई मेरे पास 3 के इक्वल। 3 तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा मुझे, यहाँ पर 3 पर पहुंच जाऊंगी, कितना डिस्टेंस, 100 + 200 दैट इज इक्वल टू 300। कितने स्टॉप्स, 1 स्टॉप। अगर यहाँ पर k की वैल्यू मुझे 2 के इक्वल गिवन है कि मैक्सिमम बीच में 2 स्टॉप्स हो सकते हैं, और मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर 3 पर पहुंच गई, मतलब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके, 300 ट्रैवल करके। तो 4 का एक ही नेबर है 3, जिसको मैंने स्टोर करा लिया। अब मैं क्या करूंगी, यहां से 2 को निकाल दूंगी। 2 को मैंने जैसे ही निकाला, 2 के कितने नेबर, 2 का भी एक ही नेबर है 3 के इक्वल। तो अब मैं दोबारा से अपनी क्यू के अंदर स्टोर कराने वाली हूं एक और नोड को। मैंने अब स्टोर करा दिया 3 को, कितने डिस्टेंस के साथ, ये वाला डिस्टेंस 10 + 20 30 + 10 40, तो यहां तक मैं 40 डिस्टेंस के साथ पहुंची हूं। मैंने ऐड कर दिया 40, कितने स्टॉप्स, 2 स्टॉप्स, कौन कौन से, 1 और 2 वाला स्टॉप। तो इस तरीके से मेरी प्रायोरिटी क्यू के अंदर अब मैं नेक्स्ट टाइम 3 वाली नोड को निकालूंगी, और यहां से मुझे पता चलेगा कि 3 तक तो मैं पहुंच गई, कितने डिस्टेंस के साथ पहुंची, 300 डिस्टेंस के साथ। कितने स्टॉप्स के साथ, 1 स्टॉप के साथ। क्या मैं कह सकती हूँ मेरा 1 जो स्टॉप है लेस देन k है, तो मतलब ये वैलिड आंसर है, सही आंसर है। प्लस 3 वाली नोड तक भी मैं पहुंच गई, पर ये मेरा मिनिमम आंसर नहीं है, मतलब यहां तक मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है, 300 कॉस्ट लग रही है इस रास्ते में। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम अपनी डेस्टिनेशन मिलती है, उसका मतलब ये नहीं है कि अब रुक जाओ, अब आगे आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आंसर मुझे उसके बाद भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गई सोर्स से लेकर, हो सकता है उससे कोई और छोटा रास्ता एग्जिस्ट करता हो जो कि वैलिड रास्ता हो। अब इसके बाद जब मैं इस वाली नोड को ट्रेवर्स करूंगी, इस वाली नोड तक दोबारा पहुंचूंगी, 3 तक पहुंचूंगी, कौन से रास्ते के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू। इसका कॉस्ट 40 के इक्वल आएगा। कितने स्टॉप्स हैं, 1 और 2, 2 स्टॉप्स हैं मेरे पास, तो ये भी एक वैलिड आंसर होगा मेरे पास। इनफैक्ट यहां पर ये जो स्टोर होने वाले हैं क्यू के अंदर, यहां पर 2 की वैल्यू स्टोर नहीं होगी, यहां पर एक्चुअली 3 स्टॉप्स स्टोर होंगे, क्योंकि यहां पर कोड के अंदर स्टॉप्स के अंदर मैं डेस्टिनेशन को भी इंक्लूड करती हूँ, बट लॉजिकली डेस्टिनेशन को इंक्लूड नहीं करना, पर क्यू के अंदर जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो मेरी डेस्टिनेशन भी इंक्लूडेड होती है। तो 3 यहाँ पर स्टॉप्स होंगे, पर ये एक वैलिड कंडीशन है, क्योंकि बीच में तो 2 ही स्टॉप्स आए ना। तो इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आंसर मिल जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा फाइनल आंसर या वो मेरा सही आंसर है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता हो जिसमें मैं ज्यादा स्टॉप्स के थ्रू आ रही हूं, पर वो छोटा रास्ता है एंड वैलिड रास्ता है। तो यहां से मुझे मेरी दूसरी अंडरस्टैंडिंग मिली। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोंट स्टॉप अंटिल all paths till destination with stops less than equal to k are processed। इसको कहने का मतलब है कि तब तक नहीं रुकना जब तक डेस्टिनेशन तक हम पहुंच नहीं गए स्टॉप्स लेस देन इक्वल टू k वाली वैल्यू के साथ। अगर यहां पर एक और नोड आ जाती 5 के इक्वल, तब मैं इस रास्ते को नहीं मानती, पर क्योंकि ये एक वैलिड रास्ता है स्टॉप्स की टर्म में, इसीलिए इसको यहां पर माना जा रहा है। तो जब तक सारे स्टॉप्स के इक्वल जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं स्टॉप्स की, आप सारे रास्ते नहीं देख लेते डेस्टिनेशन के, तब तक नहीं रुकना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आंसर मिल गया तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो ये दो मेरी मेजर अंडरस्टैंडिंग है। इन्हीं दोनों अंडरस्टैंडिंग्स को यूज करके हम डाइकस्ट्रास का कोड लिखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोड के अंदर मुझे क्या दिया है, मुझे अपनी एक n की वैल्यू दी हुई है, मुझे मेरी फ्लाइट्स की वैल्यू दी हुई है, सोर्स की वैल्यू है, डेस्टिनेशन है, k है। अब मैं इससे अपना एक ग्राफ बनाने वाली हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो अपनी एज क्लास बना लेते हैं, स्टैटिक क्लास एज। एज के अंदर मैं एक सोर्स को स्टोर करने वाली हूँ, एक डेस्टिनेशन को स्टोर करने वाली हूँ, एंड उसके साथ साथ मैं एक वेट को स्टोर करने वाली हूँ। इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक एज, जिसके अंदर मेरे पास एक सोर्स आएगी, एक डेस्टिनेशन आएगी एंड एक वेट आएगा। This dot source is equal to s, this dot destination is equal to d, and this dot weight is equal to weight. अब एक और फंक्शन बना लेती हूँ, क्रिएट ग्राफ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट ग्राफ। क्रिएट ग्राफ के अंदर मैं अपनी फ्लाइट वाला ये 2D एरे पास कर दूंगी और मेरे पास मेरा ग्राफ वाला एरे आ जाएगा। ग्राफ कैसे बना सकती हूँ, ग्राफ के लिए मैं वही यूज करूंगी, एरे लिस्ट ऑफ माई एज, ग्राफ का एरे is equal to new array list of n।
तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा। इसी ग्राफ को मैं अपने इस क्रिएट ग्राफ फंक्शन के अंदर पास करने वाली हूँ, तो इस वैल्यू को एज अ पैरामीटर में पास करूंगी। तो यहाँ पर एक और पैरामीटर लिख लेते हैं। ग्राफ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे हर एक इंडेक्स पर जाकर एक एम्प्टी एरे लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक नल है तो उसको एम्प्टी से इनिशियलाइज करो। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन माई ग्राफ डॉट लेंथ आई प्लस प्लस ग्राफ ऑफ आई इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। तो ये एम्प्टी एरे लिस्ट आ गई। अब मैं फ्लाइट पर लूप चलाऊंगी और जहां जहां भी एक एज एग्जिस्ट करता है वहां पर एज को क्रिएट कर दूंगी। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई फ्लाइट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। एज का जो सोर्स है वो हो जाएगा मेरा फ्लाइट्स ऑफ आई 0 के इक्वल। एज का जो डेस्टिनेशन है वो हो जाएगा फ्लाइट्स ऑफ आई 1 के इक्वल। एंड एज का जो वेट है वो हो जाएगा फ्लाइट्स ऑफ आई 2 के इक्वल। तो 3 वैल्यूज मुझे दी हुई हैं हर एक इंडेक्स पर। फ्लाइट का जो ith इंडेक्स पर है उस पर 0 पर मेरे पास सोर्स है, 1 पर मेरे पास डेस्टिनेशन है, 2 पर मेरे पास वेट है। यहाँ से मुझे एज की इंफॉर्मेशन मिल गई। एक नया एज ई क्रिएट कर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू एज, जिसके अंदर मैं सोर्स, डेस्टिनेशन और वेट को पास कर दूंगी। इस एज को मुझे कहाँ पर ऐड करना है? इस एज को मुझे अपने ग्राफ के अंदर ऐड करना है। तो मैं ग्राफ के ऊपर कौन से इंडेक्स पर ऐड करती हूँ? सोर्स वाले इंडेक्स पर ऐड कर देती हूँ, ग्राफ ऑफ सोर्स। क्योंकि हमेशा यूजुअली हमारी जो ग्राफ इंप्लीमेंटेशन है एडजेसेंसी लिस्ट की, उसमें हम क्या करते हैं, सोर्स वाला जो इंडेक्स है वहां पर सारे के सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ग्राफ ऑफ सोर्स डॉट ऐड दिस न्यू एज ई, ये मैंने ऐड कर दिया डायरेक्टली इसको। एंड इस तरीके से मैंने अपने ग्राफ को क्रिएट कर दिया अपनी फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन से। तो मैं यहाँ पर कॉल भी कर सकती हूँ अपने क्रिएट ग्राफ फंक्शन को, जिसमें मैंने फ्लाइट एंड अपने ग्राफ को पास कर दिया है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जो कैलकुलेट करेगा मेरे लिए चीपेस्ट फ्लाइट। इसको मैं नाम देती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड चीपेस्ट फ्लाइट। इनफैक्ट इसको रिटर्न ही कर देती हूँ मेन फंक्शन तक, तो इसका रिटर्न टाइप में रख देती हूँ इंट। चीपेस्ट फ्लाइट के अंदर मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी? एक तो मेरे पास मेरे एन की इन्फॉर्मेशन आएगी, एक मेरे पास मेरी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन आएगी, दूसरा मेरे पास मेरी सोर्स आने वाली है, एक डेस्टिनेशन आने वाली है, एक मेरे पास के की वैल्यू आने वाली है, एक मेरे पास मेरा ग्राफ आने वाला है। इनफैक्ट ये जो ग्राफ क्रिएशन का काम है ना, ये मैं इस फंक्शन के अंदर ही करने वाली हूँ। ये जो चीपेस्ट फ्लाइट वाला मैं फंक्शन बनाऊंगी, इसी के अंदर अपने ग्राफ को क्रिएट करूंगी, अलग से नहीं क्रिएट करूंगी मेन फंक्शन के अंदर। तो मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये सारी की सारी वैल्यू जो मेन फंक्शन में थी, इसको मैंने पास कर दिया चीपेस्ट फ्लाइट वाले फंक्शन को। यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया और ग्राफ के अंदर मैंने अपनी वैल्यूज़ को भी इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे डाइक्स्ट्रा जैसा कोड परफॉर्म करना है। तो मैं प्रायोरिटी क्यू बनाती थी यूजुअली और डिस्टेंस वाला एक एरे बनाती थी। तो सबसे पहले वो डिस्टेंस एरे बना लेते हैं। इंट डिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज n। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई n आई प्लस प्लस। अगर i की वैल्यू मेरे सोर्स के इक्वल नहीं है, i इज नॉट इक्वल टू माई सोर्स, तो इस केस में क्या कर सकती हूँ? डिस्टेंस ऑफ i को इनिशियलाइज कर सकती हूँ इन्फिनिटी के साथ, मतलब इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के साथ। वरना i अगर सोर्स है तो उसके लिए तो डिस्टेंस हमेशा 0 ही रहता है, सोर्स से सोर्स तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। एक और चीज बना लेती हूँ अपनी क्यू ऑफ इंटीजर्स। क्यू ऑफ इंटीजर्स की जगह मैं क्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बनाने वाली हूँ इस वैल्यू को, न्यू लिंक लिस्ट। इंफॉर्मेशन क्या होगी? इंफॉर्मेशन के अंदर 3 चीजें हम स्टोर करते हैं, वर्टेक्स, कॉस्ट एंड उसके साथ साथ स्टॉप्स। तो इसके लिए भी एक और क्लास बना लेते हैं, स्टैटिक क्लास इन्फो। इन्फो के अंदर 3 वैल्यूज होंगी, एक मेरी इंट वर्टेक्स, उसके साथ साथ एक मेरे पास कॉस्ट आएगी एंड एक आएगी स्टॉप्स की वैल्यू। कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ पब्लिक इन्फो इंट वी इंट सी एंड इंट एस। दिस डॉट वी इज इक्वल टू वी, दिस डॉट कॉस्ट इज इक्वल टू माई कॉस्ट एंड दिस डॉट स्टॉप्स इज इक्वल टू माई एस। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए। अब चीपेस्ट फ्लाइट के लिए बात करते हैं। शुरुआत में क्यू के अंदर मैं सिंपल इंफॉर्मेशन को ऐड करूंगी, क्यू डॉट ऐड न्यू इन्फो, जिसके अंदर मेरे v की वैल्यू मेरी सोर्स के इक्वल हो जाएगी। सोर्स तक का कॉस्ट कितना है? सोर्स तक का कॉस्ट है 0। सोर्स तक का मेरे पास स्टॉप्स कितने? ये भी स्टॉप्स हैं 0 के इक्वल। मैं एक लूप चला लूंगी जब तक माई क्यू इज नॉट एम्प्टी। शुरुआत में क्या करूंगी? एक इन्फो निकाल लूंगी, करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव।
तो शुरुआत में जो भी फ्रंट ऑफ द क्यू पे है उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद मैं चेक करूंगी, सबसे पहली चीज तो यही चेक कर लूंगी कि इस करंट तक पहुंचने के जितने भी स्टॉप्स हुए हैं ये क्या के से इक्वल तो नहीं हो गए। अगर के से बड़े हो गए हैं, मतलब मेरे नंबर ऑफ अलाउड स्टॉप से बड़े हो गए हैं, तो उस केस में तो मुझे आगे का लूप रन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि के से बड़े वाले स्टॉप्स के लिए मैं एनालाइज ही नहीं करती। तो यहां पर अगर मेरे करंट डॉट स्टॉप्स की वैल्यू ग्रेटर देन के हो जाती है तो उस केस में क्या करो, उस केस में मैं इस लूप से ब्रेक ही कर जाऊंगी। मतलब मुझे आगे देखने की जरूरत है ही नहीं कि क्या डिस्टेंस आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वरना क्या करूंगी, अपने करंट के जितने भी नेबर्स हैं उनके लिए अपडेट कर दूंगी। तो मैं लूप चला लेती हूँ, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई ग्राफ ऑफ करंट डॉट वी, वर्टेक्स निकाल लिया मैंने, डॉट साइज आई प्लस प्लस। हर बार मैं अपना एज निकाल लूंगी, ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ करंट डॉट वी डॉट गेट आई। अपनी एडजेसेंसी लिस्ट से मैंने क्या किया, अपना एज निकाल लिया। अब एज से मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर यू निकाल लूंगी, यू हो जाएगा एज का सोर्स, फिर वी निकाल लूंगी, वी हो जाएगा एज का डेस्टिनेशन, एंड वेट निकाल लूंगी, वेट हो जाएगा ई का वेट। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन का स्टेप परफॉर्म करूंगी। अगर मेरा डिस्टेंस ऑफ यू, सबसे पहले तो नॉट इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू होना चाहिए। ये वाली कंडीशन क्यों चेक की मैंने, ये वाली कंडीशन इसलिए क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू में हम प्लस माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू इंटीजर डॉट इन्फिनिटी के इक्वल हो गई, मतलब बेसिकली, तो ये अगर किसी भी और इंटीजर के साथ ऐड होगी तो मुझे ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये लॉजिक खराब कर देगा। मैथ के अंदर तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड करते हैं तो बड़ी इन्फिनिटी बनती है, जावा के अंदर इन्फिनिटी में कुछ ऐड करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू चले जाती है। तो वो मुझे नहीं करना, इसीलिए ये वाली कंडीशन मैंने चेक कर ली। अब मैं देख लूंगी क्या डिस्टेंस ऑफ u प्लस माई वेट, इज दिस वैल्यू लेस देन डिस्टेंस ऑफ v। अगर ये वैल्यू लेस देन डिस्टेंस ऑफ v हो जाती है तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस माई वेट। और यहाँ पर q के अंदर मैं ऐड कर दूंगी न्यू इंफॉर्मेशन, जिसमें वर्टेक्स हो जाएगा v के इक्वल, मेरा कॉस्ट हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ v के इक्वल, एंड मेरा जो स्टॉप्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे करंट के स्टॉप्स प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ मैं लिख दूंगी करंट डॉट स्टॉप्स प्लस 1। अब इसके साथ साथ यहाँ मैं एक और चीज को चेक कर सकती हूँ, एक और कंडीशन ये चेक कर लूंगी कि अगर मेरे जो करंट डॉट स्टॉप्स हैं वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू के होनी चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि करंट डॉट स्टॉप से अगर मैं उसके नेबर तक एनालाइज कर रही हूँ तो अभी तक करंट नोड तक मुझे कितने स्टॉप्स लगने चाहिए, अभी तक मुझे मैक्सिमम के स्टॉप्स लगने चाहिए, तभी इसका नेबर एनालाइज होगा, ताकि नेबर तक जाने में के प्लस 1 लग जाए जिसमें से 1 मेरे डेस्टिनेशन का ही हो, तो उसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ। तो टोटल बीच वाले रास्ते में के स्टॉप्स लगेंगे, इसीलिए कंडीशन है। मान लेते करंट डॉट स्टॉप्स की वैल्यू के प्लस 4 हो गई, के प्लस 8 हो गई, तो क्या मैं इस नोड को कंसिडर करना चाहती हूँ, इस डिस्टेंस को कंसिडर करना चाहती हूँ? नहीं करना चाहती, क्योंकि ये क्या है, ये एक इनवैलिड आंसर है। जितने मुझे स्टॉप्स बताए गए थे उससे मैं ज्यादा स्टॉप्स को यूज कर रही हूँ, तो इसको मुझे लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये भी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन वाले स्टेप में 3 कंडीशन मैंने लिखी है। इन्फिनिटी वाली कंडीशन मुझे ऑलरेडी पता है, पहले वाले एल्गोरिथम में हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्यों लिखते हैं। सेकंड कंडीशन है डिस्टेंस की, डिस्टेंस मुझे पता ही है, यही बेसिक रिलैक्सेशन की कंडीशन होती है। थर्ड मैंने डाली है स्टॉप्स की कंडीशन, जो मेरे सवाल की वजह से मुझे लिखनी पड़ी कि मुझे इतने स्टॉप्स वाला ही रास्ता चाहिए, इससे ज्यादा स्टॉप्स वाला नहीं चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको कर लेते हैं सेव, लास्ट में चेक कर लूंगी। इतना समराइज कर देती हूँ एक बार। मैंने क्या किया, अपने फ्लाइट की इंफॉर्मेशन से ग्राफ को क्रिएट कर लिया और उसके लिए उसके डिस्टेंसेस को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने एक क्यू बनाई है, क्यू के अंदर शुरुआत कर दी सोर्स के साथ, एंड फिर मैं लूप चला रही हूँ जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती। हर बार करंट नोड को निकालूंगी, पहले तो चेक कर लूंगी करंट के स्टॉप से अगर के से बड़े हो जाते हैं तो उसके इसमें ब्रेक कर जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक लूप चला दूंगी सारे नेबर्स के लिए, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी, रिलैक्सेशन का स्टेप परफॉर्म कर दूंगी, क्यू के अंदर ऐड कर दूंगी। लास्ट में मुझे क्या चाहिए, लास्ट में मुझे चाहिए कि मेरी डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना आया। तो अगर मेरी डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है वो वैल्यू अभी भी इन्फिनिटी है, मतलब मैं पहुंची ही नहीं अपनी डेस्टिनेशन तक, तो वो वैल्यू अगर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के इक्वल है तब तो रिटर्न कर दो -1, वरना मुझे क्या रिटर्न करना है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन। वरना मुझे क्या रिटर्न करना है, वरना रिटर्न करना है डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन को, कि अभी भी अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है तो इन्फिनिटी होगा वहां पर, तो उस केस में -1 रिटर्न कर दो, नहीं तो जो भी डिस्टेंस मैंने निकाला है मुझे उसको रिटर्न करना है। तो ये हो गया है कोड मेरा पूरा का पूरा अपने
चीपेस्ट फ्लाइट का कॉस्ट कैलकुलेट करने का इसको कर लेते हैं सेव। अब इसको रन करने से पहले एक चीज़ हम ये ठीक कर लेते हैं कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था इसमें दिस डॉट कॉस्ट इज इक्वल टू सी मुझे लिखना है, क्योंकि सी मेरा पैरामीटर है। इसको करते हैं सेव एंड रन। तो आउटपुट मेरे पास आया है 700 के इक्वल, विच इज करेक्ट फॉर माई ग्राफ। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जिसको हमने मिस आउट किया, जो कि एक कॉर्नर केस होता है इस सवाल का। अब ये चीज़ मिस आउट करने से कैसे गलत आंसर आ सकता है ये हम एक और ग्राफ पर ड्राई रन करके सीखेंगे, पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ किस चीज़ को हमें चेंज करना है। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन वाली कंडीशन होती है जिसमें हम डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट को कंसिडर करते हैं। अब मुझे पता है मेरा u क्या है, मेरा u है मेरा सोर्स नोड, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ मेरे करंट में जो वर्टेक्स स्टोर्ड है वही मेरा u होने वाला है। पर यहाँ पर मैं डिस्टेंस ऑफ u को नहीं चेक करूंगी, यहाँ पर मैं चेक करूंगी करंट डॉट कॉस्ट को। मतलब जो मेरा ग्लोबल मैंने डिस्टेंस स्टोर कर रखा है u वाली नोड के लिए उसको चेक नहीं करना मुझे, अभी जो मेरे करंट में से निकल कर कॉस्ट आ रही है मुझे उसी को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ सेव, यहाँ पर डिस्टेंस u को कर लेती हूँ कॉस्ट से रिप्लेस, एंड इस कंडीशन को अब मैं कंप्लीटली हटा देती हूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। इस कोड को एक और बार सेव करते हैं एंड एक और बार रन करते हैं। तो आंसर मेरे पास क्या आया, आंसर दोबारा से 700 के इक्वल आया, मतलब बिल्कुल सही आंसर आया है। अब ये वाला चेंज मैंने क्यों किया, क्यों मैंने डिस्टेंस ऑफ u को यूज़ नहीं किया, करंट डॉट कॉस्ट को यूज़ किया, इसको समझते हैं ड्राई रन की हेल्प से। ये मेरा एक ग्राफ है, इसके लिए अगर मैं ड्राई रन करना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो अपना एक डिस्टेंस वाला एरे बना लेती हूँ। इसको मैं नाम दे देती हूँ डिस्टेंस, इसके अंदर 0 1 2 3 4 इंडेक्स को कर लेती हूँ, एंड इसके साथ साथ मैं बनाती हूँ अपनी एक प्रायोरिटी क्यू। ये क्यू का फ्रंट हो गया, ये क्यू का रियर हो गया। शुरुआत कहाँ से करूँगी, शुरुआत मुझे करनी है 0 के साथ, पहुँचना है मुझे 3 तक, दिस इज माई डेस्टिनेशन, और मेरे k की जो अलाउड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं शुरू करती हूँ अगर 0 के साथ, तो 0 से शुरू करूंगी तो शुरुआत में मेरे पास ऐड हो जाएगा 0 0 0, डिस्टेंस भी 0 एंड स्टॉप्स भी 0। शुरुआत में ये वैल्यू 0 है, ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अब मैं इसको निकाल दूंगी अपनी क्यू से, एंड उसके बाद ट्रेवर्स करूंगी नेबर्स को। नेबर हो जाएंगे एक 1 वाली नोड एंड एक 2 वाली नोड। सबसे पहले 1 वाली नोड की बात करते हैं। 1 वाली नोड के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 1 के इक्वल, नोड हो जाएगी 1 एंड इसके स्टॉप्स भी हो जाएंगे 1 के इक्वल। तो यहाँ मैं ऐड कर दूंगी 1 1 एंड 1 को, एंड इसकी वैल्यू को अपडेट करके कर दूंगी 1 को एज माई डिस्टेंस। अब सेकंड नोड पर आ जाती हूँ। सेकंड नोड इज 2 वाली नोड। 2 वाली नोड के लिए वर्टेक्स हो जाएगी 2, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी मेरी 5 के इक्वल, एंड इसके स्टॉप्स हो जाएंगे 1 के इक्वल। तो यहाँ मैं ऐड कर दूंगी 2 5 एंड 1 को, यहाँ पर अपडेट कर दूंगी 2 के डिस्टेंस को एज 5। अब यहाँ पर 1 वाली नोड को निकालती हूँ दोबारा से। 1 वाली नोड को मैंने जैसे ही निकाला, अब मैं इसके नेक्स्ट नोड को ट्रेवर्स करूंगी। इसका नेबर हो गया दोबारा से 2। अब 2 इसका नेबर है, एंड इसके साथ साथ k वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी k वैल्यू अभी 1 के इक्वल है। क्या मैं कह सकती हूँ 1 इज लेस देन इक्वल टू k? तो अभी तक तो वैलिड रास्ते पर है। तो 2 के लिए मैं क्या स्टोर करा दूंगी, 2 के लिए वर्टेक्स हो जाएगी 2, कॉस्ट क्या हो जाएगी 1 + 1, कॉस्ट भी हो जाएगी 2, स्टॉप्स कितने हो जाएंगे, स्टॉप्स भी हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर मैं इसके लिए स्टोर करा लूंगी 2, कॉस्ट भी 2, स्टॉप्स भी 2। ये वाला 2 का जो कॉस्ट है ये यहाँ से आया है, ये वाला 2 का जो कॉस्ट है ये इस वाले पाथ से आया है, इसीलिए दोनों के कॉस्ट अलग अलग हैं, बट सेम नोड को मैंने 2 बार ऐड किया है। क्या मैं अब यहाँ पर कह सकती हूँ कि इस वाली 2 के लिए जो दोबारा से कॉस्ट 2 आई है ये छोटी है एज कंपेयर टू 5? तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 5 को कट के दोबारा से 2 में अपडेट हो जाएगी। मतलब ये वाली जो 5 वाली कॉस्ट मैंने यहाँ लिखी थी, अब 2 तक पहुँचने का मैंने उससे भी छोटा रास्ता ढूंढ लिया है जो वैलिड है, के से छोटे स्टॉप्स हैं उसमें। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर इसके डिस्टेंस को अपडेट करके कर दूंगी 2। इसके बाद नेक्स्ट जो निकलेगा, नेक्स्ट मैं निकालूंगी इस वाली नोड को। अब जैसे ही मैंने इस वाली नोड को निकाला, मैं कौन से रास्ते की बात कर रही हूँ, मैं इस रास्ते की बात नहीं कर रही। इस वाली नोड को निकालने का मतलब है कि मैं इस रास्ते की बात कर रही हूँ। तो अब मैंने 2 वाली नोड को निकाला और अब इसके नेबर को ट्रेवर्स करूंगी विच इज इक्वल टू 3। अभी तक स्टॉप्स कितने हुए हैं, स्टॉप्स हुए मेरे 1 के बराबर। क्या मैं कह सकती हूँ दिस 1 इज लेस देन इक्वल टू k? और अब मैं इस 3 तक पहुंच सकती हूँ, ये अभी मैं वैलिड रास्ते पर चल रही हूँ। तो 3 तक पहुंचूंगी तो वर्टेक्स मेरी 3 आ जाएगी, डिस्टेंस कितना 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6, एंड स्टॉप्स कितने, स्टॉप्स हो जाएंगे 2 के बराबर। तो 3 6 2 को मैं ऐड कर दूंगी अपनी क्यू के अंदर, और 3 के डिस्टेंस को अपडेट करके कर दूंगी मैं 6 के इक्वल। अब मैं निकालूंगी इस वाली नोड को। इस वाली नोड को जैसे ही मैंने बाहर निकाला, मैं कंपेयर करूंगी इसके जो स्टॉप्स हैं
दैट इज इक्वल टू 2। क्या मैं कह सकती हूँ 2 इज ग्रेटर देन के की वैल्यू तो 1 है, तो 2 तो के से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, इसके बाद मैं क्या करूंगी, सीधा यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगी। ये यहाँ पर मेरी ब्रेक की कंडीशन हिट होती है जो मैंने कोड में लिखा था। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, आगे वाली क्यू में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको भी नहीं देखना। तो मैंने क्या किया, 3 तक का जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ आया, 3 तक का शॉर्टेस्ट या मैं कह सकती हूँ चीपेस्ट फ्लाइट मैंने जो निकाली, फ्लाइट पाथ, दैट इज इक्वल टू 6। मैं इसको भी निकाल सकती थी, ये कितना होता, 1 + 1 + 1 3 हो जाता, बट इसमें स्टॉप्स ज्यादा हो रहे थे, 1 2 स्टॉप्स हो रहे थे जो कि अलाउड नहीं है। तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, मेरा शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला पाथ हुआ। अब समझते हैं कि मैंने कोड के अंदर शुरुआत में क्या लिखा था। शुरुआत में मैंने लिखा था डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट को, पर उसको मैंने चेंज करके कर दिया करंट डॉट कॉस्ट प्लस वेट। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जब ये सेकेंड वाला नोड मेरा 2 बार ऐड हुआ क्यू के अंदर, इसमें फर्स्ट टाइम तो मैं इस वाले रास्ते के थ्रू पहुंची थी और सेकेंड टाइम मैं इस वाले रास्ते के थ्रू पहुंची थी, और ये जो सेकेंड वाला रास्ता है ये छोटा था, इसीलिए मेरे डिस्टेंस की वैल्यू अपडेट होकर छोटी हो गई थी। अगर मैं इसी डिस्टेंस से अपडेट करती ना तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती। क्या मिस्टेक होती, ये वाला तो 2 रहता, यहाँ का जो डिस्टेंस है ये तो 5 है, पर मैं क्या करती, गलती से इस 2 के लिए मैं यहाँ पर तो 2 ले लेती और यहाँ पर इस वेट को यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं 1 ले लेती। तो मेरे पास आंसर में आता कि 3 तक कैसे पहुंचे, 3 तक मैं वेट 3 के थ्रू पहुंची, जो कि गलत हो जाता क्योंकि उसमें तो स्टॉप्स ज्यादा लग रहे हैं। तो इसीलिए जिस रास्ते के थ्रू मैं पहुंची हूं मुझे उसी का कॉस्ट देखना है, मुझे फाइनल कॉस्ट नहीं देखना। फाइनल कॉस्ट दिखाता है कि 2 तक का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। मुझे 2 तक का शॉर्टेस्ट रास्ते से कोई मतलब नहीं है, मुझे उस रास्ते से मतलब है जो मुझे 3 तक का शॉर्टेस्ट लाकर दे दे विद माई वैलिड कंडीशन। इसीलिए मैंने अपने कोड में डिस्टेंस ऑफ यू को हटाकर वहां पर करंट डॉट कॉस्ट किया है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ यू में अलग रास्ता दिख रहा है मुझे और करंट डॉट कॉस्ट में मुझे अलग रास्ता दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन पर इतना सारा टाइम इसीलिए स्पेंड किया गया है क्योंकि ग्राफ के जो सवाल आते हैं इंटरव्यूज के अंदर इसी टाइप के होते हैं, ग्राफ के जो कोडिंग टेस्ट आते हैं अच्छी कंपनीज के अंदर वो इसी टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास काफी कंपनीज के अंदर जो इंटरव्यूज के अंदर सवाल पूछे जाएं, कोडिंग टेस्ट में पूछे जाएं, वो इससे इजी लेवल के हों, पर हमें ऐसे सवालों का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमें ऐसे सवालों को भी सॉल्व करना आ जाना चाहिए और लॉजिकली एक एक केस के बारे में हमें अच्छे से सॉल्व करना होता है। तो एटलीस्ट 2 से 3 केसेस के ऊपर ड्राई रन करके देखना है जब हमें इस लेवल का सवाल दिखता है ग्राफ्स के अंदर। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है कनेक्टिंग सिटीज विद मिनिमम कॉस्ट। यानी मुझे कुछ कुछ सिटीज दी होंगी और उन सबको मुझे कनेक्ट करना है कि मैं अपनी सारी की सारी सिटीज को एक मैप के ऊपर मिनिमम कॉस्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मुझे एक मैप दिया हुआ है, मेरे मैप के अंदर ये सारी की सारी सिटीज हैं। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सिटीज हैं दैट इज इक्वल टू माई सिटीज डॉट लेंथ। क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर सिटीज की लेंथ है 5 के इक्वल, तो मेरे पास टोटल 5 सिटीज हैं। अब मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर अगर मैं किसी वैल्यू को एनालाइज करूँ, ये मुझे सवाल के अंदर गिवन है, अगर मैं बात करती हूँ सिटीज ऑफ आई जे की, तो इसका मतलब है क्या आई वाली सिटी से जे वाली सिटी तक कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उस रास्ते का वेट कितना है या उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है सिटीज ऑफ आई इक्वल टू जे में। तो यहाँ से सबसे पहले तो अपने नोड्स बना लेते हैं। मेरे ग्राफ के अंदर ये मेरी 0 वाली नोड हो जाएगी, ये 1 मैंने बना लिया, 2 मैंने बना लिया, 3 मैंने बना लिया, 4 मैंने बना लिया। अब मैं देखती हूँ क्या 0 से लेकर 0 तक कोई रास्ता है, नहीं है, तो सेल्फ लूप नहीं है। सेल्फ लूप क्या होता है कि मैं यहाँ से लेकर यहीं चले जाऊँ। क्या 0 से लेकर 1 तक कोई रास्ता है, हाँ 0 से 1 वाला रास्ता है, उसका वेट कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, वो है 1 के इक्वल। क्या 0 से लेकर 2 तक कोई रास्ता है, हाँ है, 0 से लेकर 2 तक रास्ता है, उसका वेट कितना है, 2 के इक्वल। क्या 0 से लेकर 3 तक कोई रास्ता है, 0 से लेकर 3 तक रास्ता है, उसका वेट कितना है, 3 के इक्वल। क्या 0 से लेकर 4 तक कोई रास्ता है, हाँ है, उसका वेट कितना है, 4 के इक्वल। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट। क्या 1 से लेकर 0 तक कोई रास्ता है, उसको मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। क्या 1 से लेकर 1 तक कोई रास्ता है, नहीं है, तो 0 है। क्या 1 से लेकर 2 तक कोई रास्ता है, उसका डिस्टेंस है 5 के इक्वल, तो 1 से लेकर 2 तक एक रास्ता है जिसका डिस्टेंस है 5। क्या 1 से लेकर 3 तक कोई रास्ता है, नहीं है। क्या 1 से लेकर 4 तक कोई रास्ता है और उसका डिस्टेंस है 7 के इक्वल, तो 1 से लेकर 4 तक मैंने एक रास्ता क्रिएट कर दिया। क्या मैं कह सकती हूँ इसको मैं कुछ ऐसे क्रिएट कर देती हूँ, इसका डिस्टेंस है 4 के इक्वल। अब मैं आ जाती हूँ 2 पर। क्या 2 से लेकर 0 तक कोई रास्ता है जिसका डिस्टेंस है 2, तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। क्या 2 से लेकर 1 तक कोई रास्ता है, हाँ है, जिसका डिस्टेंस है 5, तो 2 से लेकर 1 तक ही रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्या 2 से लेकर 2 तक कोई रास्ता है, नहीं है। 2 से लेकर 3 तक कोई रास्ता है जिसका डिस्टेंस है 6, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। क्या 2 से लेकर 4 तक कोई रास्ता है, नहीं है।
अब 3 की बात करते हैं। क्या 3 से लेकर 0 तक कोई रास्ता है? इसका डिस्टेंस है 3 के इक्वल, इसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। क्या 3 से लेकर 1 तक कोई रास्ता है? नहीं है। क्या 3 से लेकर 2 तक कोई रास्ता है? 3 से लेकर 2 तक एक रास्ता है जिसका डिस्टेंस है मेरे पास 6 के इक्वल। क्या 3 से लेकर 3 तक कोई रास्ता है? नहीं है। क्या 3 से लेकर 4 तक कोई रास्ता है? नहीं है। अब बात करते हैं 4 की। क्या 4 से लेकर 0 तक कोई रास्ता है जिसका डिस्टेंस है 4 के इक्वल, तो उसको ऑलरेडी बना रखा है। क्या 4 से लेकर 1 तक कोई रास्ता है? 7 के इक्वल। 4 से लेकर 1 तक वाला रास्ता ये एक्चुअली 4 नहीं होना था, दिस डिस्टेंस वॉज इक्वल टू 7, ये रास्ता एग्जिस्ट करता है। क्या 4 से लेकर 2 तक कोई रास्ता है? नहीं है। 4 से लेकर 3 तक भी नहीं है, 4 से लेकर 4 तक भी नहीं है। तो इस तरीके से मेरा ये जो मुझे 2D एरे दिया हुआ है इसको मैं इस ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, जिसमें मेरे पास 5 सिटीज हैं और हर सिटीज के बीच में कौन सा रोड है, कैसे कनेक्ट करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर मुझे इन सारी सिटीज को कनेक्ट करना है, वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ, मतलब आप मिनिमम नंबर ऑफ रोड्स निकाल लीजिए जिनके थ्रू मैं इनको कनेक्ट कर सकती हूँ। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा सा सिटी का मैप निकल कर आएगा। मैं एक बार उस मैप को ड्रॉ करती हूँ जो आंसर में निकल कर आएगा। सिटीज़ तो मुझे सारी की सारी चाहिए, तो 0 भी चाहिए मेरे पास, 1 भी चाहिए मुझे, 2 भी चाहिए मुझे, 3 भी चाहिए एंड मुझे 4 भी चाहिए। अब मैं मिनिमम लिख लेती हूँ। मिनिमम ये वाला मैं रोड रख सकती हूँ, ये यहाँ से 2 तक का कनेक्शन रख सकती हूँ, यहाँ से 3 तक का कनेक्शन रख सकती हूँ एंड यहाँ से मैं 4 तक का कनेक्शन रख सकती हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ इसके अलावा मुझे और किसी रोड की ज़रूरत नहीं है इसको कनेक्ट करने के लिए? क्यों? क्योंकि 4 से 1 तक अगर मुझे जाना है तो मुझे इस वाले रोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 से मैं 0 तक चले जाऊँगी फिर 1 तक चले जाऊँगी। 2 से 3 तक की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ये वाला रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये मेरे पास मिनिमम कॉस्ट के साथ मेरे सिटीज़ को मैंने कनेक्ट कर दिया है। कॉस्ट कितनी आई है? टोटल कॉस्ट, वो मेरा फाइनल आंसर होगा, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा 10 के इक्वल। क्या मैं कह सकती हूँ ये सवाल देखा देखा सा लग रहा है? कहाँ देखा है इस सवाल को? इस सवाल को देखा है मैंने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर। किस एल्गोरिथम को यूज़ करते थे? प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज़ करते थे मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए। तो इनडायरेक्टली ये जो मुझे सवाल गिवन है कनेक्टिंग सिटीज़ विद मिनिमम कॉस्ट, ये मेरा MST का सवाल है जिसमें मुझे अपने ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालना है, क्योंकि MST की ही कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम होती है जिसमें सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से देखा कैसे सवाल जब आएगा इंटरव्यू के अंदर उसमें आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि आपको ग्राफ यूज़ करना है, ना आपको डायरेक्टली बताएंगे कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना है। उसमें सबसे पहले तो हमें सवाल को डायग्राम के थ्रू एनालाइज करना है कि क्या बोलना क्या चाह रहे हैं सवाल के अंदर। तो यहाँ मैंने देखा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर कहना चाह रहे हैं और आंसर में मुझे क्या निकालना है, आंसर में मुझे कुछ ऐसे निकालना है और ये मैंने देखा देखा सा लग रहा है। तो ये क्या है? ये मेरा MST है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज़ कर सकती हूँ। तो वही स्ट्रैटेजी हम अपनाने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं अपने ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरा गिवन ग्राफ हो गया एंड इसके ऊपर मुझे प्रिम्स एल्गोरिथम को परफॉर्म करना है। प्रिम्स एल्गोरिथम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम में सबसे पहले तो हम क्या ले लेते थे? एक प्रायोरिटी क्यू ले लेते थे जिसके अंदर हम एक एक करके अपने एजेस को डालते हैं और जो अनविजिटेड नोड्स होती हैं हम 2 सेट्स बनाते हैं। एक होता है मेरा MST सेट, एक होता है मेरा नॉन MST सेट। क्या मैं कह सकती हूँ ये एक तरीके से मेरे विजिटेड नोड्स होते हैं और ये मेरे नॉन विजिटेड नोड्स होते हैं। अब विजिटेड है या नहीं है उसको ट्रैक करने के लिए एक विजिटेड एरे भी हम बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। शुरुआत में सारे के सारे क्या है? शुरुआत में सारे के सारे नॉन विजिटेड है, तो सबको मैं फॉल्स से इनिशियलाइज कर देती हूँ। एक एक करके मैं अपने नॉन विजिटेड से विजिटेड के अंदर अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को डालती हूँ। तो पहले 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है मेरे पास। शुरुआत करते हैं हमेशा सोर्स के साथ, किसी को भी सोर्स ले सकते हैं। मान लेते हैं मैंने 0 को एज माई सोर्स ले लिया, तो मैं 0 को हटाकर MST के अंदर डाल दूंगी और इसको कर दूंगी मैं ट्रू यानी विजिटेड। अब 0 के नेबर्स को डाल दूंगी। 0 से निकलने वाले कौन कौन से एजेस हैं जो दूसरे नोड्स तक जा रहे हैं जो अनविजिटेड है? तो एक ये वाला एज है, ये वाला एज है, ये वाला एज है, ये वाला एज है। प्रायोरिटी क्यू के अंदर सारे के सारे एजेस को डाल दूंगी। पहला एज होगा ये वाला, तो ये डल जाएगा 1, डिस्टेंस है 1। दूसरा एज हो जाएगा ये 2 विद द डिस्टेंस ऑफ 2। तीसरा एज ये 3 विद द डिस्टेंस ऑफ 3। चौथा एज ये 4 विद द डिस्टेंस ऑफ 4। अब प्रायोरिटी क्यू क्या करती है? बाय डिफॉल्ट इनको सॉर्ट कर देती है। किसके बेसिस पर? इनको हम सॉर्ट कर रहे होंगे एज की जो कॉस्ट है इसके बेसिस पर। अब एज की कॉस्ट में 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में, 3 बाद में एंड 4 लास्ट में आ जाएगा। अब दोबारा से निकाल लेंगे। अब मैंने 1 को निकाल लिया, 1 ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो उसको मैंने विजिट कर दिया, मतलब 1 को मैंने यहाँ ऐड कर दिया यहाँ से निकाल कर। अब 1 के नेबर्स की बात कर लेते हैं। 1 के कौन
कौन कौन नेबर हैं, एक तो 0 है ऑलरेडी विजिटेड, एक आ जाएगा 2 को मैं विजिट कर लूँगी विद अ डिस्टेंस ऑफ 5, तो उसके लिए भी ऐड कर लेती हूँ 2 जिसमें डिस्टेंस आ जाएगा 5 के इक्वल। उसके अलावा 1 से निकलता हुआ एक और एज है जो 4 तक जाता है, मतलब अनविजिटेड नोड तक जाता है जिसका डिस्टेंस है 7 के इक्वल। तो क्यू के अंदर एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसको मैं ले आती हूँ कुछ यहाँ पर, क्यू के अंदर मैं ऐड कर दूंगी 4 को विद अ डिस्टेंस ऑफ 7। अब नेक्स्ट मैं निकालूंगी क्यू से 2 को यहाँ से निकालकर यहाँ पर ऐड कर दिया, मतलब 2 को मैंने विजिट कर दिया। अब 2 के नेबर्स की बात करते हैं। 2 का पहला नेबर है 0 ऑलरेडी विजिटेड, 2 का दूसरा नेबर है 1 ऑलरेडी विजिटेड, 2 का तीसरा नेबर है 3 तक डिस्टेंस है 6 के इक्वल। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 3 को विद अ डिस्टेंस ऑफ 6। अब प्रायोरिटी क्यू क्योंकि सॉर्ट कर देगा तो ये 4 7 वाला बाद में आएगा एंड ये 3 6 वाला जो नोड है ये इससे पहले आ जाएगा। नेक्स्ट मैं अपनी क्यू से निकाल लूंगी 3 को। 3 यहाँ से निकला तो 3 यहाँ पर आ गया और 3 के लिए मैंने विजिटेड को अपडेट कर दिया टू ट्रू एंड 3 के लिए मैंने विजिटेड को अपडेट करके कर दिया ट्रू। अब 3 के नेबर्स की बात करते हैं। 3 का पहला नेबर है 0 ऑलरेडी विजिटेड, 3 का दूसरा नेबर है 2 ऑलरेडी विजिटेड, 3 का और कोई नेबर नहीं है तो मुझे कुछ स्टेप परफॉर्म नहीं करना। अच्छा, ये जो कॉस्ट थी इनको मुझे आंसर के अंदर ऐड भी करना है, मतलब जब मैंने 0 को इंक्लूड किया तो मेरी कॉस्ट के अंदर क्या ऐड हुआ, मेरी कॉस्ट के अंदर 0 ऐड हुआ। जब मैंने 1 को इंक्लूड किया तो 1 के लिए कॉस्ट क्या ऐड हुई, 1 ऐड हुई। जब 2 को इंक्लूड किया यहाँ पर तो 2 ऐड हुई। जब मैंने 3 को इंक्लूड किया तो 3 के लिए मेरे पास कॉस्ट जो है 3 के इक्वल ऐड हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जब निकलेगा तो नेक्स्ट मेरे पास 4 निकलेगा, 4 यहाँ से निकला, 4 यहाँ ऐड हुआ, 4 के लिए मैं इसको कर दूंगी विजिटेड को ट्रू। 4 के लिए कॉस्ट क्या ऐड हो जाएगी, 4 के लिए कॉस्ट ऐड हो जाएगी 4 के इक्वल। अब 4 के नेबर्स को देख लेते हैं। 4 का एक नेबर है 0 ऑलरेडी विजिटेड है, दूसरा नेबर है 1 ये भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट मैं अपनी क्यू से निकालूंगी 2 5 को जब निकालूंगी देखूंगी 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है मेरे पास, तो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करना। फिर 3 6 को निकाल दूंगी क्यू से, देखूंगी 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। अब दोबारा से 4 7 को निकाल दूंगी, देखूंगी 4 ऑलरेडी विजिटेड है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। फाइनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी एमएसटी की, फाइनल कॉस्ट हो जाएगी 0 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू 10। और इसमें एमएसटी कैसे बना, मेरे पास एमएसटी बना इन वाले एजेस को यूज करके जिसमें मैंने ट्रू वैल्यू को अपडेट किया था अपने विजिटेड के अंदर। ये कौन कौन से एजेस हैं, पहला 0 वाला था, अब 0 से 1 का कनेक्शन था 1 के थ्रू, 0 से 2 का कनेक्शन था 2 के थ्रू, 3 का कनेक्शन था 3 के थ्रू, 4 का कनेक्शन था 4 के थ्रू। तो ये वाला जो मेरा कनेक्ट हो गई हैं सारी की सारी सिटीज विच वॉज माई एमएसटी फॉर माई गिवन ग्राफ। तो इस तरीके से क्या करना है, सिंपल बेसिक सिर्फ प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज करना है। पहले तो इस सिटीज को हम ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रिम्स एल्गोरिथम लगाएंगे। ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से मैं अपने एजेस की इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ इसको एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट करके। अगर मैं इसको एडजेसेंसी लिस्ट में ना कन्वर्ट करूँ, सिर्फ एजेस को ही ले लूँ, सिटीज की ही इंफॉर्मेशन को यूज करूँ, तो भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम बाय कन्वेंशन हमेशा एडजेसेंसी लिस्ट बनाकर अपने सवालों को सॉल्व कर रहे हैं अल्फा के अंदर, तो मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाकर आपको दिखाऊंगी। मुझे क्या दिया है, मुझे अपनी सिटीज की इन्फॉर्मेशन दी है और इस सिटीज की इन्फॉर्मेशन को मैं सबसे पहले ग्राफ में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो मैं क्लास बना लेती हूँ, स्टैटिक क्लास एज नाम से इसको मैं बनाऊंगी। मैं क्या करने वाली हूँ, इस बार मैं पूरा का पूरा एडजेसेंसी लिस्ट ना बनाकर मैं सारे एजेस को स्टोर करवाऊंगी। अब एजेस के लिए इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करानी है, एजेस के लिए सोर्स तो मुझे पता ही होती है कि अगर 0 वाले इंडेक्स पर है तो 0 वाली सोर्स है, 1 वाले इंडेक्स पर है तो 1 वाली सोर्स है, 2 वाले इंडेक्स पर है तो 2 वाली सोर्स है। मैं एजेस के लिए उनकी डेस्टिनेशन वर्टेक्स प्लस उनका कॉस्ट स्टोर करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आ जाएगी मेरे पास इंट डेस्टिनेशन एंड उसके बाद मेरे पास आ जाएगी इंट कॉस्ट सिटीज तक जाने की। तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ पब्लिक एज, जिसके अंदर एक मेरे पास डेस्टिनेशन आएगी, एक मेरे पास कॉस्ट आएगी। दिस डॉट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डी, दिस डॉट कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको मैं कर लेती हूँ सी के इक्वल। अब मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ पब्लिक स्टैटिक इंट कनेक्ट सिटीज। कनेक्ट सिटीज के अंदर मेरे पास मेरी सिटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, तो इसको मैं एज अ पैरामीटर पास करने वाली हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, मतलब सारी सिटीज़ मेरे पास आ गई। अब मुझे इन्हें मिनिमम कॉस्ट के अंदर कनेक्ट करके देना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या स्टोर करवाऊंगी, इसके अंदर एजेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाऊंगी, क्योंकि प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर हम क्या ट्रैक करते हैं कि कौन कौन से एज के थ्रू मैंने ट्रवर्स किया, कौन कौन से एज को मैंने अपने एमएसटी के अंदर ऐड किया। तो एज को स्टोर करवा लेती हूँ, इसको नाम देती हूँ पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी।
प्रायोरिटी क्यू। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो भी जाता है उसको सॉर्ट होना पड़ता है। सॉर्ट करेंगे हम एजेस की ऑब्जेक्ट को। अब किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट होने के लिए सॉर्टिंग का पैरामीटर डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के लिए मुझे पता नहीं होता कि कौन से पैरामीटर के बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है, डेस्टिनेशन के बेसिस पर करनी है या कॉस्ट के बेसिस पर। तो उसके लिए मैं इंप्लीमेंट कर लूंगी कंपेरेबल इंटरफेस ऑन माई एज क्लास। यहाँ पर मैं ओवरराइड करने वाली हूँ अपने कंपेयर टू फंक्शन को, पब्लिक इंट कंपेयर टू के अंदर अगर मेरे पास कोई एज 2 आ जाता है तो कंपैरिजन का बेसिस होना चाहिए कॉस्ट। जिसकी कॉस्ट कम है वो पहले आए, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है वो बाद में आए। तो असेंडिंग ऑर्डर में कंपैरिजन करना है तो मैं रिटर्न कर दूंगी दिस डॉट कॉस्ट माइनस E2 डॉट कॉस्ट को। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कंपैरिजन करने के मेरे पास काम आएगा। तो ये मैंने एज क्लास को इंप्लीमेंट कर दिया है। अब कनेक्टिंग सिटीज के अंदर जब प्रायोरिटी क्यू में एजेस को ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा मैं एक बूलियन विजिटेड ले लेती हूँ, इज इक्वल टू न्यू बूलियन। इसका साइज क्या होने वाला है? इसका साइज होने वाला है मेरी सिटीज डॉट लेंथ के इक्वल। शुरुआत में क्या करूंगी, प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर दूंगी मैंने अपने नए एज को। एक एज ले लेते हैं जो 0 से लेकर मतलब सोर्स से लेकर सोर्स तक ही जाता है, जिसका कॉस्ट 0 है। तो मैंने शुरुआत कर दी है सोर्स के साथ, तो मैंने 0 को ऐड कर दिया एज माई डेस्टिनेशन एंड कॉस्ट उसके अंदर डाल दिया 0। अब एक और मैं वैल्यू ले लेती हूँ विच इज़ माई फाइनल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट को मुझे कैलकुलेट करना है और इसी को मुझे रिटर्न करना है। तो लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी अपनी फाइनल कॉस्ट को। अब बीच में एक लूप चला लेती हूँ। लूप चलाऊंगी प्रिम्स एल्गोरिथम वाला, वाइल माई प्रायोरिटी क्यू इज नॉट एम्प्टी। तब तक मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अपना एज निकाल लो। एज करंट इज इक्वल टू PQ डॉट रिमूव। अब सारे ऑपरेशंस तभी परफॉर्म होते हैं जब मेरे करंट का जो डेस्टिनेशन है वो अभी विजिटेड नहीं है। अगर कोई नोड ऑलरेडी विजिटेड होगा तो उसको दोबारा तो विजिट करेंगे नहीं, तो नॉन विजिटेड है तभी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पर मैं लूप चला लेती हूँ, इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ करंट डॉट डेस्टिनेशन। जिस भी डेस्टिनेशन तक मैं पहुंच रही हूँ अपने इस एज के थ्रू वो नॉन विजिटेड होना चाहिए। नॉन विजिटेड है तो सबसे पहले उसको विजिट कर देंगे, करंट डॉट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू ट्रू। एंड उसके बाद क्या करूंगी, एक लूप चला लूंगी फॉर इंट। इनफैक्ट लूप चलाने से पहले यहाँ पर कॉस्ट के अंदर भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने इस एज को फर्स्ट टाइम विजिट किया है और इस एज को इंक्लूड करके मैं अपने MST को फॉर्म कर रही हूँ। तो फाइनल कॉस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपने करंट की भी कॉस्ट को। तो इस तरीके से जिस भी एज को मैं अभी इंक्लूड कर रही हूँ उसकी कॉस्ट भी मैं ऐड कर दूंगी आंसर में। अब एक लूप चला लूंगी सारे नेबर्स के लिए, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन सिटीज ऑफ माई करंट डॉट डेस्टिनेशन डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अगर यहाँ पर एज एग्जिस्ट करता है तो उसको PQ के अंदर ऐड करना है। मतलब मैं चेक कर लूंगी अगर सिटीज ऑफ करंट डॉट डेस्टिनेशन ऑफ i की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब एज एग्जिस्ट करता है। जहाँ 0 हो जाती है वहाँ एज होता ही नहीं। यहाँ पर एज है तो मतलब मैं पहुँच सकती हूँ। तो मैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर दूंगी अपनी न्यू एज को, जिसके अंदर डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन हो जाएगी i के इक्वल। फाइनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी सिटीज ऑफ करंट डॉट डेस्टिनेशन एंड i। तो ये मेरा पूरा का पूरा लूप बन जाएगा। इसको मैं दोबारा समराइज कर देती हूँ, बहुत छोटा सा कोड है। प्रायोरिटी क्यू बना लिए, एक विजिटेड बना लिए। प्रायोरिटी क्यू के अंदर शुरुआत करते हैं सोर्स के साथ, तो सोर्स को मैंने 0 लिया है जिसकी कॉस्ट 0 है शुरुआत में, एक फाइनल कॉस्ट ले लिया है। अब प्रायोरिटी क्यू जब तक खाली नहीं होती तब तक क्या करना है, तब तक एक एज निकालना है प्रायोरिटी क्यू से। देखना है अभी जो डेस्टिनेशन निकली है दूसरी तरफ एज के वो विजिटेड तो नहीं है। अगर विजिटेड होती तो कुछ नहीं करते, विजिटेड नहीं है तो पहले उसको विजिट कर दो। फाइनल कॉस्ट में अपने एज की कॉस्ट ऐड कर लेनी है, फिर सारे के सारे नेबर्स तक जाना है। देखना है क्या नेबर तक कोई एज एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको भी ऐड कर दो प्रायोरिटी क्यू में। लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया अपनी फाइनल कॉस्ट को। इसको करते हैं सेव एंड एक बार रन। मेन फंक्शन से मैं कॉल लगा लेती हूँ, प्रिंट करवा दूंगी फॉर माई कनेक्ट सिटीज। आंसर मेरे पास आया है 10 के इक्वल, विच इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज़ किया है, तो सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगने वाली है जो मुझे प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर लगी थी।
अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्पेशल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसको हम नाम देते हैं डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर। डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर के अलावा इसको हम यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मर्ज डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं। मेजर जो दो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले नाम हैं वो है यूनियन फाइंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, एक फाइंड ऑपरेशन होता है, एक मेरा यूनियन ऑपरेशन होता है। या फिर इसको डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है डिसजॉइंट सेट्स को स्टोर करना या उनको ट्रैक करना। अब डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर को या यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर को हम क्यों यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं टू स्टोर एंड ट्रैक नॉन ओवरलैपिंग सेट्स। जो अलग अलग सेट्स होते हैं जो ओवरलैप नहीं करते, मतलब जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसके एलिमेंट्स या उसके डेटा को स्टोर करने के लिए हम डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहले बात करते हैं डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर लॉजिकली करता क्या है। ये लॉजिकली एलिमेंट्स को स्टोर कराता है इन द फॉर्म ऑफ सेट्स या ग्रुप्स। मान लेते हैं मैंने एक बनाया ग्रुप 1, या मैं इसको कह देती हूँ सेट 1। मेरे पास n की वैल्यू 8 के इक्वल है, तो मेरे पास 8 एलिमेंट्स है, ऐसा मैं इमेजिन कर लेती हूँ। मेरे सेट 1 के अंदर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकेंड एलिमेंट है, ये मेरा थर्ड एलिमेंट है, ये मेरा फोर्थ एलिमेंट है। मेरे पास है दूसरा एक ग्रुप 2, या मैं इसको कह देती हूँ अपना सेट 2। सेट 2 के अंदर मेरे पास 5 है, मेरे पास 6 है, मेरे पास 7 है एंड मेरे पास 8 है। इनको मैं या तो ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड दूसरे सेट के अंदर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कैसे भी इमेजिन कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से इमेजिन किया है क्योंकि हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, तो ग्राफ की फॉर्म में इमेजिन कर लेते हैं, नहीं तो हम एक सिंपल सेट की फॉर्म में भी इमेजिन कर सकते हैं। अभी बस इमेजिन कर रहे हैं और लॉजिकली देख रहे हैं कि इसका काम क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इंप्लीमेंट कैसे होता है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो ही फंक्शन होते हैं, दो ही ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है फाइंड ऑपरेशन। फाइंड ऑपरेशन का काम होता है टू फाइंड विच सेट एलिमेंट बिलोंग्स टू। अगर मैंने लिख दिया फाइंड 4, तो उसके लिए क्या आना चाहिए मेरे पास? 4 के लिए आना चाहिए मेरे पास सेट 1, कि 4 कहां पर है? 4 है मेरा सेट 1 के अंदर या ग्रुप 1 के अंदर। अगर मैंने लिख दिया फाइंड 6, तो उसके लिए क्या आना चाहिए मेरे पास? उसके लिए ये आना चाहिए कि 6 कौन से सेट या ग्रुप में है? 6 है सेट या ग्रुप 2 में, तो यहाँ आना चाहिए सेट 2। तो फाइंड का काम होता है फाइंड करना कि मेरा एलिमेंट कौन से वाले सेट, कौन से वाले ग्रुप के अंदर है। दूसरा ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन का काम होता है टू ज्वाइन। यूनियन हमने सेट्स के अंदर पढ़ा होगा मैथ के अंदर। जो स्टूडेंट्स मैथ बैकग्राउंड से भी नहीं है उनको भी मैं बता देती हूँ, जिन्होंने 11th-12th के अंदर मैथ लिया था या 9th-10th के अंदर भी शायद सेट्स आ जाता है, तो उनको भी पता होगा। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये मेरे कुछ ऑब्जेक्ट हैं 7 8 9। ये मेरा सेट 1 है, ये मेरा सेट 2 है। अब बाय डिफॉल्ट सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, ये हम हैश सेट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी सेट के अंदर क्या होगा? यूनिक एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे। अब सेट का यूनियन कहने का मतलब है सेट 1 यूनियन सेट 2 कहने का मतलब है कि सेट 1 एंड सेट 2 के सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके मैंने सिंगल सेट बना दिया। मतलब पहले मेरे पास सेट 1 था, सेट 2 था, अब मैंने क्या किया? दोनों को ज्वाइन करके सिंगल सेट बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स आ गए और पुराने वाले दोनों सेट हट जाएंगे। अब मेरे पास नया वाला सिंगल सेट आ जाएगा। ये होता है यूनियन का मतलब आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो दो ऑपरेशन ही होते हैं डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर में। एक होता है फाइंड कि कौन से सेट में है, एक होता है यूनियन, दो सेट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि मुझे यूनियन लेना है 4 and 8 का, तो मतलब मुझे ज्वाइन करना है 4 and 8 को। उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि 4 को मुझे 8 के साथ ज्वाइन करना है। जो भी ज्वाइन हो गया वो मतलब सारे सेम सेट में है। पहले ये चारों ज्वाइंड थे तो ये सेम सेट में थे, ये चारों सेम सेट में थे। अब क्या हुआ? ये भी ज्वाइन हो गया, तो मतलब इन सब का कॉमन सेट बन गया मेरे पास। यहाँ पर जब मैंने यूनियन किया था तो सबसे पहले तो मैं 4 का सेट निकाल लूँ। 4 कौन से सेट में था? 4 था सेट 1 के अंदर। 8 कौन से सेट में था? 8 था सेट 2 के अंदर। तो मतलब दोनों को ज्वाइन किया तो मेरे पास सेम सेट आ गया। अब अगर मैं एक और बार यूनियन कर दूं, तो अब अगर मैं यूनियन कर दूं 1 and 5 का, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मैं 1 को 5 के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ 1 अभी कौन से सेट में था? 1 था सेट 1 के अंदर। 5 अभी कौन से सेट के अंदर था? 5 भी सेट 1 के अंदर था। क्यों? क्योंकि ऊपर जब यूनियन किया था तो ये
सारे के सारे एक ही सेट में आ गए थे। अब अगर मैं 1 और 5 का यूनियन करने की कोशिश करूंगी तो दोनों ऑलरेडी एक ही सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जब मेरे एलिमेंट्स एक ही सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और आप उनका यूनियन करने निकलें तो क्या हो जाएगा, साइकिल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, जब दोनों एलिमेंट सेम सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और आप फिर वहां पर उनका यूनियन करने की कोशिश कर दें तो वहां साइकिल फॉर्म हो जाती है, या ये साइकिल की कंडीशन होती है। इसीलिए डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर साइकिल डिटेक्शन के लिए। ये इसका एक इंप्लीमेंटेशन होता है कि ग्राफ्स के अंदर साइकिल डिटेक्शन के लिए भी इसको यूज करते हैं एक तरीके से। एंड दूसरा इंप्लीमेंटेशन होता है हमारी क्रस्कल्स एल्गोरिथम में। अभी हम इसके बाद क्रस्कल्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसका काम होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना। प्रिम्स भी करता है, क्रस्कल्स भी करता है। तो क्रस्कल्स के अंदर यूज करते हैं डिसजॉइंट सेट डीएस या यूनियन फाइंड डीएस का टू इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम। इसके अलावा और भी काफी सारे इंप्लीमेंटेशन होते हैं, पर मेजर जिनको हमें याद रखना है वो ये दोनों इंप्लीमेंटेशन है। अब साइकिल की कंडीशन तब आती है जब यूनियन आप करने की कोशिश करें उन एलिमेंट्स का जो सेम सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये काम होता है फाइंड एंड यूनियन का। मान लेते हैं मैं अब यूनियन करने निकलूं 4 और 8 का, तो 4 और 8 का मैंने यहाँ पर यूनियन कर दिया। अब मैं फाइंड 2 करूं तो फाइंड 2 से कौन से सेट के अंदर आएगा, 2 आएगा मेरा सेट 1 के अंदर। और फाइंड 5 से अब कौन से सेट के अंदर आएगा, फाइंड 5 में भी सेट 1 रिटर्न होगा क्योंकि 5 अब जुड़ गया है सेट 1 के साथ। तो इस तरीके से ये लॉजिक होता है जब भी हम डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब बात करते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। इस डीएस को इंप्लीमेंट करने का हम सबसे ऑप्टिमाइज तरीके की बात करेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम ऑप्टिमाइज तरीके की बात करेंगे जिसके लिए वी यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पेरेंट एंड रैंक। हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए उसकी पेरेंट और उसकी रैंक डिफाइन कर देते हैं। मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास n की वैल्यू 8 के इक्वल है तो मैं एक एरे बना लूंगी जिसको मैं नाम दूंगी मेरा पेरेंट एरे। इसमें हर एक एलिमेंट के लिए उसके पेरेंट की वैल्यू को मैं स्टोर करने वाली हूँ। इसके अलावा एक और एरे बना लूंगी, इसको मैं नाम दूंगी रैंक एरे। इसमें हर एक एलिमेंट के लिए उसकी रैंक को हम स्टोर करवाने वाले हैं। अगर मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं तो मतलब 0 का शुरुआत में पेरेंट 0 ही होता है, 1 का शुरुआत में पेरेंट 1 ही होता है, 2 का शुरुआत में पेरेंट 2 ही होता है। इसी तरीके से शुरुआत जब भी हम करते हैं कि यूनियन सेट डेटा स्ट्रक्चर की तो हर एलिमेंट खुद में अपना ही पेरेंट होता है। तो इस तरीके से 0 से लेकर 7 तक सारे एलिमेंट खुद के ही पेरेंट हैं। अगर खुद के ही पेरेंट हैं तो पेरेंट एरे के अंदर शुरुआत में 0 का पेरेंट 0 है, 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से जो मेरा ये एलिमेंट होता है इसके पेरेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू मैं अपने पेरेंट एरे के अंदर स्टोर करवाती हूँ। यहाँ पर आप इसको पेरेंट भी कह सकते हैं या फिर इसको इमेजिन कर सकते हैं हम ग्रुप के लीडर की तरह। हर एक ग्रुप होता है, जो मेरा सेट है वो एक्चुअली एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर एक ही लीडर होगा हमेशा। शुरुआत में 0 का अपना ग्रुप है, 1 का अपना ग्रुप है, 2 का अपना ग्रुप है, 3 का अपना ग्रुप है और हर कोई अपने ग्रुप का लीडर बना बैठा है। इसको हम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं कि शुरुआत में ये एक पॉलिटिकल पार्टी मान लेते हैं बीजेपी है, ये मेरी कांग्रेस है, ये मेरी आप पार्टी है। तो हर किसी का अपना एक ग्रुप है जिसके अंदर हर एक लीडर एस्टैब्लिश्ड है। अब क्या करते हैं, रैंक की बात करते हैं। शुरुआत में हर एक एलिमेंट की रैंक जो है 0 के बराबर है। 0 के बराबर रैंक कहने का मतलब है, रैंक एक तरीके से हाइट दिखाता है। हाइट कहने का मतलब है कि अगर मैंने 0, 1, 2 तीनों को सेम ग्रुप के अंदर डाल दिया, सेम सेट के अंदर डाल दिया, तो मेरे पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अंदर क्या मैं कह सकती हूँ, मेरी जो हाइट हो जाएगी, ऐसा सा जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं अपनी हाइट को 1 के इक्वल लूंगी, तो यहाँ पर रैंक भी मेरी 1 के इक्वल आएगी। तो जब मैं एलिमेंट्स को कंबाइन करती हूँ, मैं एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर को इमेजिन करती हूँ, उस ट्री की हाइट को मैं रैंक की तरह विजुअलाइज करती हूँ। इसीलिए मैं रैंक को क्रिएट करने वाली हूँ। अभी हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा धीरे धीरे रैंक का क्या मतलब है। सबसे पहले कुछ कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब मुझे पता है ये फाइंड और यूनियन ऑपरेशन का काम क्या होता है। फाइंड क्या करेगा, फाइंड मुझे मेरे ग्रुप का लीडर ला कर दे देगा और यूनियन क्या करेगा, यूनियन 2 पार्टीज को ज्वाइन कर देगा या 2 ग्रुप्स को ज्वाइन कर देगा। अगर आम आदमी पार्टी के पास 47 वोट्स हैं और बीजेपी के पास 83 वोट्स हैं तो ये क्या कर देंगी, ज्वाइन करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगी। तो इनका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यूनियन में लीडर कौन बनेगा, लीडर वो बनेगा जिसके पास ज़्यादा वोट्स हैं। तो 83 के पास ज़्यादा वोट्स हैं मतलब 83 की रैंक ज़्यादा है, तो इसका मतलब 83 वाला लीडर बनेगा। इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं।
एक बार देख लेते हैं कैसे। पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, यूनियन ऑफ 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 का यूनियन करने से पहले मैं देख लूंगी दोनों की रैंक क्या है। दोनों की रैंक 0 के बराबर है, 1 की रैंक भी 0 है और 3 की रैंक भी 0 है। जब रैंक 0 होती है मतलब रैंक इक्वल होती है, इसका मतलब कोई भी किसी का भी लीडर बन सकता है। यहाँ मैं क्या करूंगी, बाय डिफॉल्ट मैं 1 को लीडर बना दूंगी और 3 का अब पेरेंट जो होगा वो 1 बन जाएगा और 1 खुद ही का पेरेंट है, पेरेंट यानी लीडर। अब 1 और 3 ने दोनों ने मिलकर सेम पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कौन है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है 1। तो 1 का लीडर तो 1 है ही, 3 का लीडर भी 1 बन गया। तो 3 के लिए अब यहाँ पेरेंट की इंफॉर्मेशन में 1 स्टोर हो जाएगा। कौन बन गया, लीडर, लीडर 1 बन गया और 1 के लिए तो 1 है ही। अब यहाँ पर रैंक भी अपडेट होगी, क्यों, क्योंकि पहले इस ट्री की हाइट 0 थी, इस ट्री की हाइट 0 थी। अब ये जो ट्री बन गया इसकी हाइट 1 हो गई, तो यहाँ पे रैंक को हम इंक्रीज कर देंगे। किसकी रैंक इंक्रीज कर देंगे, 1 की रैंक। 1 की रैंक इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, कि मतलब 1 रैंक में एक ऊपर चला गया है, लीडर बन गया है तो उसका प्रमोशन हो गया है, तो रैंक में ऊपर भी चला गया है। प्लस इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो मैं ट्री फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ उसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई है बाय 1। तो ये फंडा होता है मेरी रैंक का। अब मेरे पास ये दोनों आ गए। अब मैं सेकंड इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी, फाइंड 3। फाइंड कहने का मतलब है मुझे लीडर ला कर दे दो, तो फाइंड 3 क्या प्रिंट करेगा, फाइंड 3। 3 का लीडर क्या है, 3 का पेरेंट है 1, 3 के पेरेंट में क्या स्टोर्ड है 1, और 1 का लीडर कौन है, 1 का लीडर भी 1 ही है। तो क्या मैं कह सकती हूँ इस ग्रुप का लीडर मेरे पास 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ, इस ग्रुप का लीडर मेरे पास 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। अब मैं थर्ड ऑपरेशन की बात करती हूँ। थर्ड ऑपरेशन में यूनियन करेंगे 2 एंड 4 का। ये रहा 2 वाला मेंबर, ये रहा 4 वाला मेंबर। 2 एंड 4 का जब यूनियन करेंगे इसकी रैंक भी 0, इसकी रैंक भी 0, मतलब कोई भी लीडर बन सकता है। मान लेते मैंने 2 को लीडर बनाया, 2 को लीडर बनाया तो 2 तो खुद का लीडर है ही, प्लस 4 का लीडर अब कौन बन गया, 4 का लीडर अब 2 बन गया। तो यहाँ पर 4 के पेरेंट में अपडेट करके 2 कर दूंगी, 2 का पेरेंट तो 2 है ही, प्लस 2 की रैंक भी अपडेट हो जाएगी, 2 की रैंक अपडेट होकर हो जाएगी 1 के इक्वल। अब चौथा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, यूनियन ऑफ 3 एंड 6। 3 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर। 3 का यूनियन यानी इस पूरे ग्रुप के साथ यूनियन हो रहा है, तो मतलब 6 की रैंक देखेंगे, 6 की रैंक है 0। 3 की रैंक देखेंगे, 3 की रैंक देखने का मतलब है इसके पेरेंट की रैंक देखना। 3 के पेरेंट है 1, 1 का पेरेंट भी 1, तो लीडर की रैंक देखी जाती है। इस ग्रुप का लीडर 6 है जिसकी रैंक 0 है, इस ग्रुप का लीडर 1 है जिसकी रैंक 1 है, तो कौन सा रैंक में बड़ा है, 1 रैंक में बड़ा है। मतलब 6 आकर 1 के साथ जुड़ेगा, 1 आकर 6 के साथ नहीं जुड़ेगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको करते हैं साइड में। यहाँ पर आकर 6 मेरे पास आकर जुड़ जाएगा, और 6 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 6 का पेरेंट वही हो जाएगा जो 3 का पेरेंट था। लीडर के साथ जुड़ता है, तो अब इस ग्रुप का लीडर 6 का लीडर बन जाएगा। इस ग्रुप का लीडर 1 था, तो 6 का लीडर कौन बन जाएगा, 6 का लीडर यानी पेरेंट, तो वो बन जाएगा 1 के इक्वल। यहाँ पर ये वैल्यूज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, फिफ्थ ऑपरेशन। यूनियन करना है मुझे 1 और 4 का। 1 रहा यहाँ पर, 4 कहाँ पर है, 4 है यहाँ पर, मतलब इस ग्रुप का इस ग्रुप के साथ यूनियन होना है। यहाँ पर मैंने 4 लिखा है कि 4 के साथ यूनियन करना है, पर यूनियन किसका होता है, यूनियन हमेशा लीडर का होता है। तो लीडर यहाँ पर 2 है, तो 2 का 1 के साथ यूनियन होने वाला है। यूनियन किसके साथ होता है, पेरेंट के साथ, यानी लीडर के साथ। तो यूनियन निकालने के लिए हमेशा मुझे पहले पेरेंट निकालने पड़ते हैं दोनों ग्रुप्स के। तो 1 का जब मैं 2 के साथ यूनियन करूंगी, इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक है 1 के बराबर, इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक भी 1 के बराबर, तो किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ 2 को 1 के साथ जोड़ने वाली हूँ। 2 को जैसे ही मैंने 1 के साथ जोड़ा तो ये क्या करेगा, ये 2 यहाँ आकर कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब 2 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 2 का पेरेंट पहले 2 ही था, अब 2 का पेरेंट चेंज होकर हो जाएगा 1 के इक्वल। रैंक क्या हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की सेम रैंक है, पर अब जो है वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब रैंक हो जाएगी 3 के बराबर, क्योंकि इसकी रैंक, इसकी हाइट तो ऑलरेडी 1 थी, अब एक लेवल और ऊपर आ गया, 1 आ गया ऊपर, तो मतलब रैंक अब 2 हो जाएगी। किसकी रैंक 2 होगी, 1 की रैंक। 1 की रैंक हो जाएगी 2 के इक्वल। इसको अगर मैं दोबारा क्रिएट करूँ ट्री को, अब ट्री कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ऊपर 1 आएगा, 3 का पेरेंट 1 है, 6 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट भी 1 है, और 4 क्या है, 4 2 का पेरेंट है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा यूनियन के बाद, जिसमें 1 खुद ही का पेरेंट है। तो ये पूरा एक ग्रुप बन गया है जिसका लीडर कौन है, जिसका लीडर 1 है। तो अब यहाँ पर लीडर 1 है। अब मुझे अगर कोई बोले फाइंड 3 करो, फाइंड 3 करने के लिए किसी ने बोला, यहाँ पर मैं आ गई 6 पर, किसी ने बोला फाइंड 3, 3 कौन से ग्रुप में है, तो 3 का लीडर कौन है, पेरेंट की इन्फॉर्मेशन से निकाल लूंगी। 3 का लीडर है 1, फिर मैं जाऊंगी 1 पर, 1 का लीडर कौन है, 1 का लीडर भी 1, तो फाइनल लीडर कौन हो गया, फाइनल लीडर 1। फाइनल लीडर वो होता है जिसका पेरेंट वो खुद होता है। अब यहीं पर अगर कोई मुझे बोल दे फाइंड 4,
फाइंड मतलब 4 का लीडर फाइंड आउट करना है, तो पेरेंट से चेक करूंगी 4 का पेरेंट कौन है 2 का पेरेंट कौन है 1 का पेरेंट कौन है 1। अब 1 खुद ही का पेरेंट है, मतलब यही सबसे बड़ा लीडर है, तो 1 इस पूरे के पूरे ग्रुप का लीडर है जिसमें 4 एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके का लॉजिक होता है फाइंड एंड यूनियन को इंप्लीमेंट करने का। लास्ट में क्या करेंगे, एक यूनियन कर देंगे 1 और 5 का। तो यूनियन करने के लिए 5 को ले आते हैं। 5 की रैंक क्या है, 5 की रैंक 0 है। 1 की रैंक क्या है, 1 की रैंक 2 है। कौन किसके साथ जाकर जुड़ेगा, इसकी रैंक ज्यादा है तो 5 को इसके साथ आकर जुड़ना पड़ेगा। 5 इसके साथ आकर जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा कुछ यहाँ पर। अब 5 के पेरेंट में हम अपडेट कर देंगे 1 को, तो ये मेरा फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें मेरा एक कॉमन ट्री बन रहा होगा, जिसमें हर एक चाइल्ड का अपना कोई पेरेंट है और पूरे के पूरे ग्रुप का फाइनल लीडर कौन है, जो खुद ही का पेरेंट है। अब यूनियन एंड फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, एक बार सूडो कोड लिखेंगे, उसके बाद हम इसको कोड की फॉर्म में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब सूडो कोड के लिए मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे पास एक इंटीजर n होना चाहिए, मेरे पास एक पेरेंट एरे होना चाहिए n साइज का, एंड इसके साथ साथ मेरे पास एक रैंक एरे होना चाहिए n साइज का। पेरेंट को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, पेरेंट ऑफ i इज इक्वल टू i से, क्योंकि शुरुआत में हर कोई खुद का ही पेरेंट होता है, और सारी रैंक्स को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। अब अगर मुझे फाइंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, मान लेते हैं मुझे x के लिए उसका पेरेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं कह सकती हूँ सुप्रीम पेरेंट कौन होता है, सुप्रीम पेरेंट वो होता है जिसमें x की वैल्यू पेरेंट ऑफ x के ही इक्वल हो जाए, तो उसी को मैं रिटर्न करूंगी एज द फाइनल पेरेंट। यहां पर क्या था, 1 सुप्रीम पेरेंट था, लीडर था 1, क्यों, क्योंकि 1 का पेरेंट खुद 1 ही था, बाकी सबका पेरेंट अलग है बट ग्रुप के अंदर 1 का पेरेंट अलग है। तो क्या मैं कह सकती हूँ जहां पर x की वैल्यू पेरेंट ऑफ x के इक्वल हो जाए वहीं पर मैं रिटर्न कर दूंगी x को एज माई पेरेंट। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना है, जैसे अगर मैं 4 के लिए फाइंड आउट करना चाहूँ तो 4 के लिए पहले उसका पेरेंट देखेंगे, क्या वो इसके इक्वल है, नहीं है, तो पेरेंट का पेरेंट देखेंगे, मतलब फिर 2 का पेरेंट देखेंगे, क्या वो उसके इक्वल है, नहीं है, तो फिर 2 का भी हम पेरेंट देखेंगे। मतलब रिकर्सिवली पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट को देख तक जाना है जब तक मैं इस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाती। तो मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा से रिकर्सिवली कॉल लगा दूंगी पेरेंट ऑफ x के लिए। मतलब अभी तो मैंने x के लिए चेक किया, पर अब आप पेरेंट ऑफ x के ऊपर भी जाओ कि क्या वो है कौन लीडर है, फाइनल लीडर। जो भी फाइनल लीडर निकल कर आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा फाइंड फंक्शन, जिसके लिए मैं कोड लिखूंगी। प्लस बात करते हैं अब यूनियन फंक्शन की, इसको मैं हटाने वाली हूँ। यूनियन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यूनियन करना होता है मुझे 2 वैल्यूज़ का। एक मान लेते मेरे पास u आ गया, एक मेरे पास v आ गया। u और v के यूनियन करने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट निकाल लो। मतलब हो सकता है u यहाँ पर हो, उसका कोई और पेरेंट 1 हो, यहाँ पर 3 हो, तो ग्रुप का जो भी लीडर होगा पहले उसको मुझे निकालना होता है, क्योंकि ज्वाइन किसको करते हैं, यूनियन किसका करते हैं, लीडर्स का। तो यूनियन के लिए सबसे पहले तो पेरेंट ऑफ u निकाल लो। इनफैक्ट इसको मैं कह देती हूँ a, इसको मैं कह देती हूँ b। मैं क्या करूंगी, पहले पेरेंट ऑफ a निकाल लूंगी, उसके अलावा मैं पेरेंट ऑफ b निकाल लूंगी। कैसे निकाल लूंगी पेरेंट ऑफ a, पेरेंट ऑफ निकालने के लिए मैं फाइंड को कॉल कर दूंगी फॉर a। तो क्या मिलेगा, a के लिए मुझे उसका लीडर मिल जाएगा, और पेरेंट ऑफ b निकालने के लिए मैं फाइंड को कॉल कर दूंगी फॉर b। तो क्या होगा, मुझे b का लीडर मिल जाएगा। जब ये दोनों मिल गए तो उसके बाद रैंक्स को कंपेयर कर लो। अगर दोनों की रैंक, किसकी रैंक, पेरेंट a एंड पेरेंट b की रैंक इक्वल है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब किसी को भी किसी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट ऑफ a को मैं असाइन कर दूंगी पेरेंट ऑफ b की वैल्यू, एंड रैंक किसकी अपडेट कर दूंगी, रैंक b की मैं अपडेट कर दूंगी। तो रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ b को मैं अपडेट कर दूंगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने क्या किया, a और b को मुझे यूनियन करना था, तो a का पेरेंट निकाल लिया, b का पेरेंट निकाल लिया। क्या मैं कह सकती हूँ, ये मैं कह देती हूँ पेरेंट a है, ये मैं कह देती हूँ पेरेंट b है। इसके नीचे बहुत सारे नोड्स लगे होंगे, ये मान लेते हैं ये a है, ये मेरा f है, यहाँ पर ये b है, ये मेरा g है। अब यहाँ पर पेरेंट ऑफ पेरेंट ए को, मतलब पेरेंट ए का पेरेंट कौन बन गया, पेरेंट बी बन गया। तो ये अब बी मेरा फाइनल लीडर बन गया। बी फाइनल लीडर बन गया, मतलब ये जाकर इसके अंदर जुड़ गया। ये जैसे ही जुड़ गया तो पेरेंट बी की रैंक को अपडेट कर दो, क्योंकि पेरेंट बी अब एक और लेवल ऊपर चढ़ गया है, तो इसकी रैंक को हम ++ कर देंगे। ये मतलब है इस चीज़ का कि एक जाकर दूसरे के अंदर जुड़ गया और फिर रैंक को मैंने अपडेट कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, रैंक्स किसी की कम है, मान लेते हैं पेरेंट ए की जो रैंक है दैट इज लेस देन पेरेंट बी, पेरेंट बी की रैंक से कम है,
तो उस केस में क्या करना है, पेरेंट ए जाकर पेरेंट बी से जुड़ जाएगा, मतलब इस सेम लाइन को मुझे एग्जीक्यूट करना है, पर इस बार रैंक अपडेट नहीं होगी। रैंक अगर किसी की बड़ी होती है किसी की छोटी होती है तो उसकी बड़ी ही रहती है, अपडेट नहीं होती, क्योंकि ट्री के अंदर अगर आप कोई छोटी हाइट का और एलिमेंट जोड़ रहे हैं, सब ट्री जोड़ रहे हैं, तो उस पर ट्री की फाइनल हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल हाइट तो ऑलरेडी बड़ी है ट्री की। तो जिस केस में रैंक अनइक्वल होती है उस केस में हमारी रैंक पर फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर ऑपोजिट केस है, मतलब पेरेंट ऑफ ए का जो रैंक है दैट इज ग्रेटर देन पेरेंट बी का रैंक, तो उस केस में पेरेंट बी जाकर पेरेंट ए से जुड़ जाएगा, तो ये ऑपोजिट कंडीशन हो जाएगी। मतलब 3 कंडीशन देखी मैंने। फाइंड तो बहुत इजी था, यूनियन भी इजी है। पहले तो पेरेंट निकाल लो दोनों का, पेरेंट निकाल लिया, अगर रैंक इक्वल है तो किसी को भी किसी का पेरेंट हम बना सकते हैं, और फिर जो फाइनल पेरेंट बनेगा उसकी रैंक अपडेट कर दो। अनइक्वल है तो एक को दूसरे का पेरेंट बना दो। यहाँ पर अगर ए छोटा है तो ए को जोड़ दो बी के साथ, बी छोटा है तो बी को जोड़ दो ए के साथ। अब कोड लिखते हैं हम फाइंड एंड यूनियन के लिए। सबसे पहले तो ऊपर मैं कुछ वेरिएबल बना लेती हूँ, स्टैटिक इंट, मैं इसको ले लेती हूँ 7 के इक्वल, एंड इसके साथ साथ मैं अपना इंट पेरेंट बना लेती हूँ इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ एन। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ स्टैटिक इंट एन इज इक्वल टू, और इंट रैंक इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ एन। अब एक फंक्शन बना लेती हूँ पब्लिक स्टैटिक इनिट। ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन है जिसके अंदर मैं इनिशियलाइज करूंगी सारे के सारे एरेज को। अब रैंक को अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रैंक में 0 ही स्टोर करना है। पेरेंट को मुझे इनिशियलाइज करना होता है। यहाँ पर वॉइड दे देती हूँ रिटर्न टाइप। पेरेंट को इनिशियलाइज करने के लिए मैं लिखूंगी फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई एन, आई प्लस प्लस। हर बार मैं क्या करूंगी, पेरेंट ऑफ आई को बना दूंगी आई के इक्वल। तो शुरुआत में हर कोई खुद का ही पेरेंट है, ये मतलब है इस वैल्यू का। यहाँ पर स्टैटिक बना देती हूँ अपने दोनों के दोनों एरेज को ताकि इनको यूज़ कर सकें हम फंक्शंस के अंदर डायरेक्टली। अब मैं 2 फंक्शंस बनाने वाली हूँ। पहला है मेरा फाइंड फंक्शन, तो मैं इसको लिखूंगी पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड। फाइंड के अंदर मेरे पास कोई भी वैल्यू x आएगी जिसका मुझे फाइनल लीडर फाइंड आउट करना है। फाइनल लीडर कौन होता है, जिसमें x मेरा पेरेंट ऑफ x के इक्वल ही हो जाता है। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगी x को एज माई फाइनल लीडर। अगर ऐसा नहीं होता तो दोबारा से फाइंड को कॉल लगा दो अपने पेरेंट के लिए, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे इस फाइंड वाली वैल्यू को। तो ये हो गया मेरा फाइंड फंक्शन। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अपने पब्लिक स्टैटिक इंट यूनियन फंक्शन की। यूनियन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। यूनियन फंक्शन में यहाँ पर हम वॉइड रख सकते हैं टाइप। यूनियन के अंदर एक मेरे पास वैल्यू आएगी ए, एक मेरे पास वैल्यू आएगी बी। तो पहले तो दोनों के पेरेंट निकाल लो। इंट पेरेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू फाइंड ऑफ ए। फाइंड क्या करेगा, ए का लीडर फाइंड आउट कर देगा, उसको पेरेंट ऑफ ए हम बना देंगे। एंड पेरेंट ऑफ बी इज इक्वल टू फाइंड ऑफ बी। तो बी का लीडर फाइंड आउट करेंगे, उसको पेरेंट ऑफ बी के अंदर स्टोर कर देंगे। वैसे अगर यहाँ पर ये पेरेंट ए और पेरेंट बी की वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब दोनों सेम ही सेट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका मतलब वो साइकिल की कंडीशन होती है। उसको हम क्रस्कल्स एल्गोरिथम में देख रहे होंगे। पर अभी के लिए क्या करना है, यूनियन के अंदर ये चेक करना है कि क्या रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ ए इक्वल हो जाती है रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ बी के। दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उस केस में क्या कर दो, किसी को भी हम किसी का भी पेरेंट बना सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ए को मैं पेरेंट बनाने वाली हूँ बी का। बी का पेरेंट कौन हो जाएगा, पेरेंट ऑफ बी इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ ए। और रैंक किसकी इंक्रीज होगी, पेरेंट की। तो रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ ए प्लस प्लस कर देंगे। तो इसमें बी जो है जाकर जुड़ गया है ए के साथ। अब एल्स इफ वाली कंडीशन ये है कि अगर रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ ए कम हो जाती है रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ बी से, तो अब ए को जुड़ना पड़ेगा बी के साथ। तो पेरेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू पेरेंट ऑफ बी, एंड इस केस में कोई रैंक अपडेट नहीं होगी। और एल्स की कंडीशन, जब रैंक ए की बड़ी हो जाती है बी से, तो उसमें ये सेम कंडीशन को हम लिख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम ए और बी का यूनियन करते हैं जिसमें हम रैंक को अपडेट कर रहे होते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। अब अपने फंक्शंस को हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमने जो भी ड्राई रन करके देखा था उसी सेम प्रोसेस को हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले यूनियन करेंगे 1 3 का। यूनियन करने से पहले मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ अपनी वैल्यू को, तो इनिट फंक्शन को कॉल कर दूंगी। यूनियन करूंगी 1 3 का, एंड उसके बाद प्रिंट करवा दूंगी फाइंड ऑफ 3 को। उसके बाद दोबारा से मैं यूनियन करने वाली हूँ 2 and 4 का। उसके बाद दोबारा से एक और बार यूनियन करेंगे हम 3 and 6 का, एंड एक और यूनियन हम करने वाले हैं 1 and 4 का। उसके बाद दोबारा से मैं फाइंड को कॉल कर दूंगी फॉर 3, एंड एक बार और फाइंड को कॉल कर दूंगी फॉर 4, एंड लास्ट एक और यूनियन करेंगे हम 1 and 5 का।
तो यहाँ पर ये हमने काफ़ी सारे यूनियन किए हैं जिनको हमने ड्राई रन किया था एक साथ, एंड फाइंड फंक्शन को भी हमने बीच में कॉल किया है। इसको कर लेते हैं सेव एंड एक बार रन करवाते हैं। शुरुआत में 1 3 का यूनियन हुआ तो लीडर 1 बन गया। तो जब मैंने फाइंड 3 किया तो 3 प्रिंट नहीं हुआ। इससे पहले अगर मैं फाइंड 3 करती तो शुरुआत में 3 ही प्रिंट होता। जैसे अगर मैं इसको क्लियर करके दोबारा करूं तो मेरे पास शुरू में 3 ही 3 का लीडर है, पर जब यूनियन हो गया 1 एंड 3 का तो अब 1 लीडर बन गया, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद 2 4 का, 3 6 के साथ जुड़ा, 1 4 के साथ जुड़ा, तो दोबारा से 3 के लिए 1 ही लीडर है। 4 का लीडर अब कौन है? 4 क्योंकि 1 के साथ जुड़ गया था तो 4 का लीडर भी 1 ही प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से यूनियन एंड फाइंड वर्क करता है। अब यहाँ पे हम एक और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन को हम नाम देते हैं पाथ कंप्रेशन। पाथ कंप्रेशन कहता है, मतलब इस ऑप्टिमाइजेशन से क्या होगा, आपको बार बार पेरेंट फाइंड करने की बजाय जब हम ये फाइंड को परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार अपने पेरेंट के पास जाकर देखना पड़ता है, पेरेंट के पास जाकर देखना पड़ता है। तो मैं क्या करूं, डायरेक्टली अपना जो लीडर है ना, पेरेंट के पेरेंट का पेरेंट, जो ऊपर वाला इंसेस्टर है, उसी को अपने पास स्टोर करवा लूं जब भी ये फाइंड फंक्शन कॉल होता है। इसका मतलब है यहाँ पर मैं ये लाइन ऐड कर दूं कि पेरेंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको मैं आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाती हूँ कि मतलब क्या है। यहाँ पर मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास ये नोड 0 है, फिर मेरे पास ये नोड 1 है, फिर मेरे पास ये नोड 6 है, फिर मेरे पास ये नोड 3 है, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं अपने पेरेंट एरे की बात करूं तो पेरेंट एरे के अंदर 0 वाले इंडेक्स पर 0 स्टोर्ड होगा। इसके अलावा 1 वाला इंडेक्स है, यहाँ पर कहीं पर 3 वाला इंडेक्स होगा, एंड यहाँ पर कहीं पर मेरा 6 वाला इंडेक्स होगा। 6 का पेरेंट कौन है? 6 का पेरेंट 1 है। 3 का पेरेंट कौन है? 3 का पेरेंट 6 है। 1 का पेरेंट कौन है? 1 का पेरेंट 0 है। तो यहाँ अगर मुझे 3 का पेरेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, मैंने मान लेते हैं कॉल किया फाइंड ऑफ 3 को, फाइंड ऑफ 3 को कॉल किया, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 के पेरेंट को फाइंड करूंगी, ये आ गया 6, तो मैं क्या करूंगी, अब 6 के पेरेंट को फाइंड आउट करूंगी, तो ये आ गया 1, फिर मैं 1 के पेरेंट को फाइंड आउट करूंगी, ये आ गया 0, अब मैं 0 के पेरेंट को फाइंड आउट करूंगी 0, मुझे देखेगा 0 का पेरेंट 0 ही है, मतलब यही मेरा लीडर है, तो मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगी एज 0। तो जो रिकर्जन की कॉल लगेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें 3 अपने पेरेंट को फाइंड करेगा, तो 6 के पेरेंट को फाइंड आउट करेगा, 6 1 के पेरेंट को फाइंड आउट करेगा, 1 0 के पेरेंट को फाइंड आउट करेगा, 0 खुद ही को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से ये रिटर्न होगा, यहाँ से ये रिटर्न होगा, यहाँ से ये रिटर्न 0 0 0 और फाइनली मुझे 0 मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन ये है कि दोबारा से, पहली बार तो मान लेते मैंने फाइंड 3 को कॉल कर दिया, दोबारा से मुझे फाइंड 3 को कॉल करना पड़ेगा, तो दोबारा से इतना ही टाइम लगेगा। तीसरी बार फाइंड 3 को कॉल करूंगी तो तीसरी बार भी इतना ही टाइम लगेगा। मुझे तो हमेशा सुप्रीम लीडर को ज्वाइन कराना होता है। मुझे क्या करना पड़ता है, हमेशा 3 के लिए मुझे कभी 3 का डायरेक्ट पेरेंट थोड़ी चाहिए होता है, मुझे तो हमेशा पूरे ग्रुप का लीडर चाहिए होता है। तो क्यों ना जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम फाइंड 3 कॉल करूं उसमें मैं लीडर को अपडेट कर दूं। मतलब जैसे ही 0 ने 1 को रिटर्न करके दिया 0, तो यहां पर तो 0 है ही, पर जैसे ही 1 6 को रिटर्न करके दे देगा कि हमारा लीडर 0 है, तो 6 क्या करेगा, 6 यहां से 1 को हटाएगा और 0 ही लिख देगा। मतलब 6 को पता चल गया लीडर 1 नहीं है, लीडर 0 है, तो 6 ने लीडर को यहां पर लिख दिया। अब 6 क्या करेगा, 3 को 0 दे देगा एज आर लीडर, तो 3 क्या करेगा, 3 को पता चल जाएगा 6 लीडर नहीं है, 0 लीडर है, तो वो यहां पर 0 अपडेट कर देगा। तो अगली बार जब मैं फाइंड 3 को कॉल करूंगी तो 3 से डायरेक्टली मुझे 0 मिल जाएगा और 0 पर मैं डायरेक्टली चली जाऊंगी तो 0 ही 0 का लीडर बन जाएगा। इसको कहने का इनडायरेक्ट तरीका है कि अगर मैंने 6 का डायरेक्ट लीडर 0 बना दिया तो अब मेरा ट्री चेंज हो गया। पहले 0 था, उसके नीचे 1 था, अब 6 का ही डायरेक्ट लीडर 0 है, तो मतलब 6 से डायरेक्टली मैं 0 तक पहुंच सकती हूँ। 3 का ही डायरेक्ट लीडर 0 है, तो मतलब 3 से मैं डायरेक्टली 0 तक पहुंच सकती हूँ। तो ये क्या हुआ, पहले मेरा ट्री लंबा था, इसकी हाइट ज़्यादा थी, अब मेरे ट्री की हाइट कम हो गई है, मतलब ये ऑप्टिमाइज्ड हो गया है। तो अब इस ट्री के अंदर सर्च करना आसान होगा। पहले ट्री के अंदर सर्च करने के लिए मुझे बिग ऑफ एन लगाना पड़ता, अब ट्री के अंदर सर्च करने के लिए मुझे बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। सो दिस इज एन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। ये क्या हुआ, ये मेरा पाथ था, फाइंड का पाथ था, इस पाथ को मैंने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर छोटा करना। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पाथ कंप्रेशन ऑप्टिमाइजेशन इन यूनियन फाइंड, जिसकी वजह से मेरे ट्री का पाथ कंप्रेस हो गया है। अब मुझे कम टाइम लगेगा। क्यों कम टाइम लगेगा, क्योंकि हर नोड अब अपना डायरेक्ट लीडर स्टोर करवाएगा, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो ट्री आएगा वो छोटा आ जाएगा। अब इस सेम ऑप्टिमाइजेशन को मैंने कोड में भी कर रखा है। अब लास्ट में एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। यूनियन फाइंड के अंदर यूनियन
एंड फाइंड, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखकर ऐसा लगता है कि ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बट नहीं, यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर बहुत ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर होता है। दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कांस्टेंट आती है। मैथमेटिकल टर्म्स में दिस इज इक्वल टू 4k वेयर k इज अ कांस्टेंट, बट ये k की वैल्यू इस तरीके की होती है कि मैक्सिमम बिग ऑफ 4k इक्वल ही ऑपरेशन आते हैं सारे के सारे केसेस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन एंड फाइंड दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग ऑफ 1 ले सकते हैं, मतलब कांस्टेंट ले सकते हैं। मैथमेटिकली बिग ऑफ 4k आती है, बट हम इसको कोड के अंदर कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो ये बहुत ही ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप यूज करते हैं ग्राफ्स के अंदर साइकिल डिटेक्ट करने के लिए, क्रस्कल्स एल्गोरिथम के अंदर MST को निकालने के लिए। एंड इन जनरल अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल होता है जिसमें अलग अलग डेटा है जो डिफरेंट डिसजॉइंट सेट्स के अंदर स्टोर होना है और फिर आपको उन सेट्स को ज्वाइन करना है, तो इस तरीके की सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। एंड इस तरीके की सिचुएशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कोड के अंदर डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रस्कल्स एल्गोरिथम के बारे में। अब जैसे हमने प्रिम्स एल्गोरिथम की बात की थी, प्रिम्स एल्गोरिथम क्या करती थी, हमें एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री रिटर्न करके देती है। वैसे ही क्रस्कल्स एल्गोरिथम भी एक ऐसी एल्गोरिथम होती है जो हमारे MST को फाइंड आउट करने के लिए हमारे काम आती है। ये ग्रीडी टाइप की एल्गोरिथम है जिसमें हर स्टेप पर हम एक ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, ग्रीडी तरीके से अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास ये गिवन ग्राफ है, ये सेम ग्राफ है जिसको हमने पहले भी कंसिडर किया था, और मैं क्या करूंगी, अब इसके ऊपर मैं अपनी क्रस्कल्स एल्गोरिथम को अप्लाई करने की कोशिश करूंगी। क्रस्कल एल्गोरिथम कहती है कि अगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो होता है जिसमें मुझे कॉस्ट को मिनिमम करना होता है अपने ट्री की। तो ये कहती है कि ग्रीडी अप्रोच फॉलो करो, यानी हर एक स्टेप पर उस एज को इंक्लूड कर लो जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, सारे एजेस को सबसे पहले तो मैं सॉर्ट कर देती हूँ, सबसे पहले सॉर्ट कर देती हूँ अपने सारे एजेस को। सेकेंड स्टेप ये करती हूँ कि मिनिमम को उठाती हूँ उनमें से, टेक मिनिमम कॉस्ट एज, क्योंकि मुझे कॉस्ट को ही मिनिमाइज करना है तो आप मिनिमम एज को ले लो। एंड उन एजेस को लेना है जो साइकिल फॉर्म नहीं करते, यानी ये जरूर देखना है कि अगर मैं किसी मिनिमम कॉस्ट वाले एज को ले रही हूं तो वो ऐसा एज हो विच डज नॉट फॉर्म साइकिल। उस एज को ले लो एंड इंक्लूड इन आंसर। बिल्कुल लॉजिकली, इनफैक्ट प्रिम से भी ज्यादा इजी इसका कोड होने वाला है, प्रिम से ज्यादा इजी ये अप्रोच है। क्या कहता है, सॉर्ट कर दो एजेस को, आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मिनिमम कॉस्ट वाला एज निकाल लो। बस एक कंडीशन चेक करनी है कि उस एज से साइकिल तो फॉर्म नहीं हो रही, और साइकिल नहीं फॉर्म हो रही तो उसको ऐड कर लेना है, फॉर्म हो रही है तो उसको ऐड नहीं करना है, और उसको इंक्लूड कर लेना है आंसर को, मतलब एज की जो भी कॉस्ट होगी वो मेरे आंसर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। जैसे ये अगर मेरा ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें बहुत सारे एजेस हैं, 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 5। इन सारे के सारे एजेस को मैंने सॉर्ट कर लिया है, ये मेरे सॉर्टेड एजेस हैं, ये उस एज का वेट है। सबसे पहला एज है 0 और 1 वाला जिसमें वेट है 10 के इक्वल। दूसरा एज है 0 और 2 वाला जिसमें वेट है 15 के इक्वल। तीसरा एज है 0 और 3 वाला जिसमें वेट है 30 के इक्वल। चौथा एज है 1 और 3 वाला जिसमें 8 है 40 के इक्वल। पांचवा एज है 2 और 3 वाला जिसमें वेट है मेरा 50 के इक्वल। मैंने इन सारे एजेस को ले लिया, अब एक एक करके इनको इंक्लूड कर लो। सबसे पहले इंक्लूड करना है आंसर के अंदर 0 एंड 1 को। 0 एंड 1 को वाले एज को इंक्लूड किया तो मतलब ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये इनका एज आ गया, और इसमें मैंने वेट ले लिया 10 के इक्वल। अब जो मेरा आंसर है उसमें मैं ऐड कर दूंगी 10 को। उसके बाद इस एज को देखेंगे, 0 और 2 वाले एज को, 0 और 2 वाले एज को इंक्लूड किया तो ये ऐसे आ गया, इसका वेट है 15 तो मैंने ऐड कर दिया 15 को आंसर में। ये मेरा तीसरा एज आ गया 0 और 3 वाला, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया, 0 और 3 को इंक्लूड कर लिया, वेट आ गया 30 के इक्वल तो 30 को ऐड कर दिया मैंने आंसर में। अब मैं 1 और 3 को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। 1 और 3 को इंक्लूड करने का मतलब है कि मैं 1 और 3 मतलब इस तरीके से यहाँ पर एज इंक्लूड करूंगी, पर अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर तो एज है ही, इसको इंक्लूड कर लिया तो ये मेरी साइकिल की कंडीशन आ जाएगी, तो मतलब इस एज को मुझे स्किप करना पड़ेगा, इसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकती। उसके बाद आ जाऊंगी नेक्स्ट एज 2 और 3 पर। 2 और 3 को इंक्लूड करने का मतलब है मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड करूँ, इसको एज को इंक्लूड कर लिया तो यहाँ भी साइकिल बन जाएगी, तो इसको भी मैं इंक्लूड नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, इसको भी हटा दूंगी आंसर से, और ये मेरा फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री मेरे पास निकल कर आ जाएगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्रस्कल्स की इम्प्लीमेंटेशन में मुझे एजेस जो हैं, अपनी एजेस की इन्फॉर्मेशन को मैं एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकती हूँ। एरे लिस्ट ऑफ एज बना लूँगी जिसमें सारे एजेस की इन्फॉर्मेशन ले लूँगी। इनफैक्ट इसी तरीके से मैं अपने ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ इस सवाल में, इस एल्गोरिथम के अंदर। और फिर क्या करूँगी, इस पर मैं
कलेक्शंस डॉट सॉर्ट को कॉल कर दूंगी। हमें पता है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट क्या करता है, सारे के सारे एजेस को मुझे सॉर्ट करके दे देगा। एज क्लास के अंदर सॉर्टिंग पैरामीटर डिफाइन कर दूंगी, किसके बेसिस पर सॉर्टिंग हो, कॉस्ट या मेरे वेट के बेसिस पर सॉर्टिंग हो जाए, और कलेक्शंस डॉट सॉर्ट उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। तो क्या होगा, मेरे सारे के सारे एजेस इस तरीके से सॉर्टेड फैशन में आ जाएंगे। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 कहता है कि मिनिमम एज निकाल लो। तो एक लूप चला लूंगी फॉर i = 0 टू, मैं इस लूप को v-1 तक भी चला सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर कितने एजेस इंक्लूड होते हैं, हमेशा v-1 एजेस इंक्लूड होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मुझे v नोड्स को कनेक्ट करना है, मान लेते हैं मुझे 5 नोड्स को कनेक्ट करना है, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। इनको कनेक्ट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 4 नोड्स चाहिए। एटलीस्ट भी क्या, एग्जैक्टली 4 एजेस चाहिए होते हैं मुझे 5 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। 1 2 3 4, आप किसी भी तरीके से इन 4 एजेस को लगा सकते हैं, पर 5 नोड्स को कनेक्ट करना है तो 4 एजेस चाहिए, 3 नोड्स को कनेक्ट करना है तो 2 एजेस चाहिए, 10 नोड्स को कनेक्ट करना है तो 9 एजेस चाहिए। इस तरीके से अगर मेरे पास v नोड्स हैं तो मुझे कितने एजेस चाहिए, मुझे v-1 एजेस चाहिए। तो मैं काउंट ले सकती हूँ कि कितने एजेस को मैं MST के अंदर इंक्लूड कर चुकी हूँ। तो जैसे ही वो नंबर ऑफ एजेस v-1 बन जाए, मुझे वहीं रुक जाना है। तो एक लूप चला लूंगी एक एक करके मिनिमम कॉस्ट एज निकालने के लिए। अब साइकिल फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, उसको कैसे चेक करूँ, उसके लिए हम यूज करेंगे यूनियन फाइंड का। यूनियन फाइंड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो सेम कोड को यूज करने वाले हैं। मुझे क्या करना है, 2 नंबर्स को, 2 नोड्स को ऐड करने का मतलब है कि MST के अंदर ऐड करने का मतलब है कि अब मैं इनका यूनियन ले लूं। तो जब भी मैं इंक्लूड कर रही हूं आंसर में, कॉस्ट तो इंक्लूड कर ही रही हूं, पर मैं एज को जब अपने MST के अंदर इंक्लूड करती हूं तो मैं क्या कर दूंगी, यूनियन कर दूंगी A और B का। अगर मेरे पास एक A वाला नोड है, ये एज जा रहा है B की तरफ, इसको मुझे MST के अंदर इंक्लूड करना है, तो मैं यूनियन को कॉल कर दूंगी। और यूनियन को कॉल करने से पहले चेक कर लूंगी पेरेंट ऑफ A एंड पेरेंट ऑफ बी के बारे में। अगर दोनों पेरेंट सेम हैं, मतलब ये ऑलरेडी सेम ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ए एंड बी सेम ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर इसको मैंने दोबारा यूनियन कर दिया तो साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या देगा, ये मुझे साइकिल की कंडीशन दे देगा। सेम है तो मतलब साइकिल है, पेरेंट ए और पेरेंट बी अगर सेम हो गए तो साइकिल हो गई ए और बी के लिए। तो इसका मतलब साइकिल बन जाएगी, तो मुझे इंक्लूड नहीं करना। तो ये फॉर्म साइकिल वाली कंडीशन को कैसे ट्रैक करूंगी, इसको ट्रैक करूंगी दोनों के पेरेंट्स को कंपेयर करके। तो यहां पर मैं सूडो कोड में ये लिख सकती हूं, जो मैं ये लूप चला रही हूं, फॉर काउंट इक्वल टू 0 टू v-1। इसमें मैं ये लिख सकती हूं कि अगर कोई भी मेरे पास अगर एज है e, तो इसमें एक a होगा एक b होगा। a मेरा सोर्स है, b मेरा डेस्टिनेशन है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले पेरेंट ऑफ a निकाल लूंगी, फिर मैं पेरेंट ऑफ b निकाल लूंगी। दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो उस केस में मुझे इंक्लूड नहीं करना, मतलब वो साइकिल वाली कंडीशन है। और दोनों अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो उस केस में क्या करो, उस केस में यूनियन कर दो पेरेंट ऑफ a का पेरेंट ऑफ बी के साथ। यानी पहले तो सेम नहीं थे पर अब सेम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे MST के अंदर, ताकि अगली बार इनके फॉर्म होने वाली साइकिल वाले एजेस ऐड ना हो। तो इस तरीके से मेरा सूडो कोड रहेगा। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरा लूप जो लगेगा ये बिग ऑफ वी का लूप लगेगा, एंड इसके साथ साथ इंटरनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, मतलब यूनियन फाइंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहती है। प्लस मैं सॉर्टिंग करूंगी तो बिग ऑफ ई लॉग ई के बराबर मुझे टाइम लगेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे कोड की होने वाली है वी प्लस ई लॉग ई के बराबर। ये मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी क्रस्कल्स एल्गोरिथम की। और अब इस एल्गोरिथम को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं कोड की फॉर्म में। क्रस्कल्स एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने अपनी स्टैटिक क्लास एज बनाई है, जिसके अंदर सारे एजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और इसमें इंप्लीमेंट किया है कंपेरेबल एज को, ताकि एजेस के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स की मेरे वेट के बेसिस पर सॉर्टिंग हो जाए। हर एज के लिए उसकी सोर्स है, उसका डेस्टिनेशन है और उसका वेट है। और मैंने कंपेयर टू को इस तरीके से डिफाइन किया है कि सॉर्टिंग में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो। इसके अलावा मैंने क्रिएट ग्राफ फंक्शन बनाया है। इसमें एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है, इसमें एजेस की लिस्ट मैंने क्रिएट की है। शुरुआत में शुरू में हमने बात की थी 4 तरीके होते हैं ग्राफ को क्रिएट करने के, उनमें से एजेस वाला तरीका हमने लिया है। सारे एजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा दी है। यहाँ पर मेरे पास सोर्स है, यहाँ पर मेरे पास डेस्टिनेशन है और ये मेरे पास वेट है। अब ये तो हो गया ग्राफ वाला पार्ट। इसके बाद यूनियन फाइंड वाले पार्ट का भी सेम कोड लिखा है जो हमने यूनियन फाइंड में लिखा था। ये मेरे n की वैल्यू है, ये जो n की वैल्यू है ये मेरी वर्टिसेस के बराबर होगी। यहाँ तो एजेस है
पर यहाँ पर n की वैल्यू वर्टिसेस के बराबर होगी एंड उतने ही मुझे पेरेंट एरे का साइज रखना है, वही मुझे रैंक एरे का साइज रखना है। मैंने इनिट फंक्शन बनाया है पेरेंट को इनिशियलाइज करने के लिए। फाइंड का फंक्शन सेम लिखा है, इसमें मैंने ऑप्टिमाइजेशन भी की है पाथ कंप्रेशन से, और मैंने यूनियन का ऑपरेशन लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने 4 वर्टिसेस वाला एक ग्राफ क्रिएट किया है एजेस की फॉर्म में, क्रिएट ग्राफ को कॉल करके। अब मैं कोड लिखने वाली हूँ क्रस्कल्स एल्गोरिथम के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रस्कल्स MST। क्रस्कल्स MST में मेरे पास एक तो मेरी ये एरे लिस्ट ऑफ एजेस आएगी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एरे लिस्ट ऑफ एजेस को, एंड उसके साथ साथ मेरे पास मेरी वर्टिसेस की काउंट आएगी कि कितनी वर्टिसेस हैं। ईज के लिए मैंने वर्टिसेस को कॉल लगा लिया, दोनों वैल्यूज मेरे पास आएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एजेस को सॉर्ट करते हैं, तो मैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट को कॉल लगाऊंगी, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट फॉर माई एजेस। तो इससे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे एजेस सॉर्ट होकर मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे क्या करना है, एक मैं इंटीजर वेरिएबल ले लेती हूँ आंसर, जिसमें मेरी फाइनल MST की कॉस्ट आएगी, या मैं इसको कह देती हूँ MST कॉस्ट। और इसके अलावा मैं एक काउंट ले लेती हूँ कि मेरे MST के अंदर अभी कितने एजेस मैंने इंक्लूड किए हैं। मुझे एक लूप चलाना है फॉर इंट i = 0, i लेस देन, ये लूप तब तक चलेगा जब तक मेरे काउंट की जो वैल्यू है वो मेरे v-1 से लेस देन रहती है, एंड हर बार मैं i को कर दूंगी प्लस प्लस। i क्या कर रहा है, i से मैं एजेस पर ट्रेवर्स करूंगी, एज को ट्रैक करूंगी, पर कंडीशन तब रुक जाएगी जब काउंट v-1 हो जाएगा। तो मैं यहां पर चेक कर लूंगी इफ यहां पर ये काउंट लेस देन v-1 की जगह मैं i लेस देन एजेस डॉट लेंथ भी लिख सकती थी, पर उसमें मेरा लूप जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम्स रन कर रहा होता। उसकी जगह मैंने थोड़ा और कम टाइम उसको रन करवाने के लिए यहाँ पर काउंट लेस देन v-1 कर दिया है। दोनों सही होंगे। सबसे पहले तो एज निकाल लो, एज e = एजेस डॉट गेट i, तो ith नंबर वाला एज मुझे मिल जाएगा। अब क्या करना है, हर एज के पास अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके पास अपना एक सोर्स है, अपना एक डेस्टिनेशन है, एंड अपना एक वेट है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी क्या सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एक ही पेरेंट है, मतलब दोनों का एक ही पेरेंट है तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। अब जो एज आ रहा है उसमें साइकिल है। साइकिल वाली कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इंट पेरेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लो। ए क्या हो जाएगा, फाइंड को कॉल कर दूंगी ई डॉट सोर्स के लिए, सोर्स बन जाएगा मेरा ए। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ सोर्स = माई ए, एंड पेरेंट ऑफ बी को कॉल कर लो फॉर फाइंड ई डॉट डेस्टिनेशन। यहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन बन जाएगा मेरे पास मेरा बी। अगर पेरेंट ऑफ ए पेरेंट ऑफ बी के इक्वल है, पेरेंट ऑफ बी के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, ये मेरी साइकिल वाली कंडीशन होती है। साइकिल की कंडीशन में मुझे कुछ नहीं करना, पर अगर इक्वल नहीं है तो मतलब साइकिल वाली कंडीशन नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करना है, एक तो इनका यूनियन कर दो, यूनियन कर दो ए और बी का। ए क्या है, ई डॉट सोर्स, बी क्या है, ई डॉट डेस्टिनेशन। उसके बाद क्या करना है, मेरी जो MST की कॉस्ट आएगी उसमें इंक्लूड कर देना है इनका वेट, मतलब ई डॉट वेट को इंक्लूड कर देना है जो भी एज का मेरे पास वेट आएगा। ये बन जाएगा मेरा क्रस्कल्स एल्गोरिथम का कोड। लास्ट में मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी MST की कॉस्ट को। तो मुझे पहले अपने एजेस को सॉर्ट करना है, एक MST कॉस्ट ले लेती हूँ, एक काउंट ले लेती हूँ। लूप तब तक चलेगा जब तक मेरे काउंट की वैल्यू लेस देन v-1 है। इस काउंट को मैं यहाँ पर अपडेट कर सकती हूँ। काउंट को कब अपडेट करेंगे, जब एज को इंक्लूड कर लिया। तो मुझे टोटल v-1 एजेस को इंक्लूड करना है अपने MST के अंदर। अब मैं मेन फंक्शन से कॉल लगाने वाली हूँ यहाँ पर क्रस्कल्स MST के लिए, जिसमें पास कर दूंगी अपने एजेस एंड अपना v। इसको करते हैं सेव एंड करते हैं रन। मेरे पास आंसर में निकल कर आया है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की कंडीशन, लाइन नंबर 67 पर। मुझे क्या करना है, मैंने अपना इनिशियलाइजेशन का स्टेप मिस कर दिया है। मुझे क्या करना पड़ता है, अपने पेरेंट को इनिशियलाइज करना पड़ता है। जब भी मैं यूनियन फाइंड को कॉल करती हूँ तो यहाँ पर ये इनिट का फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ता है पेरेंट ऑफ आई को आई बनाने के लिए। तो इसको कर लेते हैं एक बार दोबारा से सेव एंड दोबारा से रन। तो जावा आउटपुट में मेरे पास आया है 55, जो बिल्कुल करेक्ट है। जो मेरा MST फॉर्म होता है, जो मेरे गिवन ग्राफ था उसके लिए, वो सेम ग्राफ को हमने प्रिम्स में ड्राई रन करके देखा था, सेम ग्राफ को यहाँ ड्राई रन करके देखा है। उसके लिए MST की वैल्यू 55 ही आती है। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इनिट, ये जो यूनियन फंक्शन है, ये जो फाइंड फंक्शन है, इन सबकी मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट माननी है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ ई लॉग ई के बराबर, क्योंकि ई एजेस हैं तो ई लॉग ई, एन लॉग एन टाइम बेसिकली होता है। एंड इस लूप को चलाने में मुझे लगेगा बिग ऑफ वी के इक्वल टाइम। तो बिग ऑफ वी प्लस बिग ऑफ ई लॉग ई मेरी टोटल क्रस्कल्स एल्गोरिथम का टाइम होता है।
नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये लीड कोड नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर 733 नंबर वाला प्रॉब्लम है। एक इजी लेवल सवाल है और डायरेक्ट ग्राफ का इंप्लीमेंटेशन है। इसमें हम एक इम्प्लिसिट ग्राफ कंसिडर करेंगे, यानी एक्चुअल में तो मुझे 2D एरे दिया हुआ है बट उसको मैं ग्राफ की तरह इमेजिन कर सकती हूँ। मेरे पास क्या है, एक m क्रॉस n साइज का इंटीजर ग्रिड है और ये मेरी इमेज है। मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी इमेज होती है, हर इमेज के क्या होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। जैसे ये वाला थोड़ा सा येलो कलर हो गया, ये भी येलो कलर हो गया, ये भी येलो कलर हो गया, बीच में मेरे पास वाइट कलर हो गया, ये वाला भी येलो हो गया, ये भी येलो। तो इस तरीके से जब आप बड़ा करके किसी भी इमेज को देखते हैं तो ये क्या हो सकता है, एक फ्लावर की इमेज हो सकती है जिसमें बीच वाला पार्ट थोड़ा सा वाइट है, साइड वाला पार्ट थोड़ा सा येलो है। तो इस तरीके से इमेज के अंदर छोटे 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 बॉक्सेस बने होते हैं जो पिक्सल्स होते हैं। तो यहाँ पर इमेज को मैंने ऐसे ही विजुअलाइज किया है। सवाल के अंदर मुझे हमेशा एक m क्रॉस n साइज का इंटीजर ग्रिड दिया होगा जिसके अंदर कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे। अब यहाँ पर हर जो इमेज i j क्या दिखाता है, एक पिक्सल वैल्यू दिखाता है। कलर कोई भी हो सकता है, 1 का मतलब अलग कलर है, 2 का मतलब अलग कलर है, 3 का मतलब अलग कलर है। तो इस तरीके से बहुत सारे कलर्स हैं। हमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक तो इमेज तो दी गई है, साथ में मुझे एक स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम दिया है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम दोनों 1 है, इसका मतलब मैं इस वाले सेल की बात कर रही हूँ। दिस इज माई इमेज 1 1 और साथ में एक कलर दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे फ्लड फिल एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है इस तरीके से कि आपको जो स्टार्टिंग इमेज है, जो इमेज वाला सेल है, उसमें अपने पिक्सल को चेंज कर देना है, मतलब उसके कलर को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर मुझे कलर 2 दिया गया है तो मैं क्या करूँगी, जिस भी पिक्सल का मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है इसमें 1 को काट कर यहाँ पर 2 कलर को फिल कर दूंगी। इसको कहने का मतलब है कि अगर ये मेरे पास मेरी इमेज है, मान लेते हैं 1 का मतलब है येलो, 2 का मतलब है ब्लू एंड 0 का मतलब है वाइट। अब ऑलरेडी वाइट या ब्लैंक स्पेसेस हैं। पहले क्या था, ये भी 1 है, 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 ये भी 1 है और 0 वाले खाली हैं। तो मुझे कलर दिया है ब्लू यानी 2। तो मैं क्या करूँगी, शुरुआत में पहले इस कलर को हटाकर इसको ब्लू कर दूंगी। उसके बाद मैं 4 डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो जिसको भी मैंने फिल किया है ब्लू कलर से, अब उसके ऊपर जाऊंगी, उसके लेफ्ट में जाऊंगी, उसके राइट में जाऊंगी, डाउन में जाऊंगी। और अब जहां पर भी सेम कलर होगा जो ओरिजिनल कलर था, ओरिजिनल कलर क्या था, येलो मेरा ओरिजिनल कलर था, तो जहां पर भी येलो दिखेगा उसको भी ब्लू से कवर कर दूंगी। यहाँ भी येलो, इसको ब्लू से कवर कर दो। यहाँ पर कोई कलर नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ भी कोई कलर नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं करना। अब मैं इसके लेफ्ट राइट में जाऊंगी, यहाँ पे भी येलो है, इसको भी ब्लू कर दो, यहाँ पे भी येलो है, इसको भी ब्लू कर दो। अब मैं इसके डाउन जाऊंगी, यहाँ पे भी येलो है, इसको भी ब्लू कर दो। लास्ट में मेरी इमेज कैसी बनेगी, मेरी इमेज कुछ ऐसी बनेगी जिसमें सिर्फ ये वाला सेल येलो रह जाएगा, बाकी सारी इतना पार्ट ऑफ द इमेज मेरे पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है फ्लड फिल एल्गोरिथम। फ्लड फिल एल्गोरिथम की रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती है जिसमें हम इमेज के अंदर कलर फिल करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और बाकी जिस जिस पॉइंट का भी कलर उस स्टार्टिंग पॉइंट के इक्वल है उनको फैलते जाएंगे और उनको भी नए कलर से कलर करते जाएंगे। इट्स बेसिकली लाइक सेइंग कि आपको कोई पेंटिंग दी हुई है, उसमें क्या किया आपने, एक बादल बनाया हुआ है, बादल का कलर गलती से आपने येलो दे दिया। तो आप कह रहे हैं कि बादल का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया, जितने भी पॉइंट्स बादल से कनेक्टेड हैं या जिनका भी कलर आपको येलो दिख जाए उनको ब्लू से कन्वर्ट कर दो ताकि बादल के अंदर मैं अब सही कलर ऐड कर पाऊं। ये लॉजिक हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं फ्लड फिल एल्गोरिथम के अंदर। तो फ्लड फिल एल्गोरिथम के अंदर मैं 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकती हूँ और जिनका भी कलर सेम कलर होगा मेरे स्टार्टिंग पिक्सल से, मतलब स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम वाले सेल का जो कलर था वही सेम बाकियों का जिनका भी कलर होगा उनको मैं चेंज कर दूंगी। और मैं कौन सी 4 डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो इस तरीके से मुझे अपने पूरे के पूरे इमेज को चेंज करना है। अब यहाँ पर इमेज को मैंने कैसे चेंज किया, यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम 1 दिया हुआ है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। अब ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव किया तो मैं यहाँ आ गई, नीचे वाली में मूव किया यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। इसको चेंज करके 2 कर दिया, मिडिल वाली को भी 2 कर दिया, नया कलर मेरा 2 के इक्वल था, ये भी 2 हो गया। 0 को मैं चेंज कर नहीं सकती तो 0 यहाँ पर 0 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब मैं इस पर जाऊंगी तो ये लेफ्ट एंड राइट में जाएगा, इस 1 को काट के इसने 2 कर दिया, इस 1 को काट के 2 कर दिया है। और इस वाले पॉइंट ने डाउन एंड अप गया है और अप वाला तो ऑलरेडी 2 है, डाउन वाला भी क्या है, इसको काट के इसने
2 कर दिया है। तो इस तरीके से जो मेरा फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा जिसमें सारे के सारे जो 1 थे वो 2 से रिप्लेस हो गए हैं। बस ये वाला 1 अभी भी है, क्यों? क्योंकि इस तक कोई पहुंचने का रास्ता ही नहीं था। मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं राइट गई, राइट जाकर मैं यहाँ आ गई, अब नीचे नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ तो कलर ही नहीं है। हम वहीं से नीचे जा सकते हैं जहाँ पर 1 वाला कलर हो, 1 वाले कलर के ही नोट्स को मुझे ट्रवर्स करना है, तो यहाँ तक तो मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो इसको मैं ग्राफ की फॉर्म में इमेजिन कर सकती हूँ, जहाँ ये 1 है, ये 1 से कनेक्टेड है, ये नीचे जाकर इस 0 से कनेक्टेड है, 0 किसी से भी कनेक्टेड नहीं होता, ये राइट में जाके 0 से कनेक्टेड है, ये भी लेफ्ट में जाके 1 से कनेक्टेड है, ये ऊपर जाके 1 से कनेक्टेड है, ये भी इससे जा सकता है, ये भी इससे जा सकता है। अब इन दोनों का भी एक कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, एक 1 आ गया। अब 0 किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर एक 1 है जो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या मैं कह सकती हूँ सिर्फ इतने ग्राफ को हम फिल कर पाएंगे, जो कनेक्टेड कंपोनेंट होगा उसको फिल कर पाएंगे। ये 1 वाला जो अलग से रह गया कॉर्नर में, इस तक पहुँचने का कोई एज ही नहीं है, तो इस तक मैं कभी पहुँच इसको चेंज ही नहीं कर पाऊंगी, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू रिटेन रहेगी। अब ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट इसका लॉजिक बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। इसके लॉजिक के लिए क्या करेंगे हम? लॉजिक के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, हर बार रिकर्सिवली क्या करो, रिकर्सिवली लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाओ। लेफ्ट डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि अभी जो मेरे पास स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम था, लेफ्ट जाने का मतलब है मैं यहाँ से अगर लेफ्ट जाती हूँ तो मतलब मेरा कॉलम -1 हो रहा है, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग कॉलम -1 कर दूंगी। राइट जाने का मतलब है कि स्टार्टिंग रो तो सेम है बट स्टार्टिंग कॉलम +1 हो रहा है। अप जाने का मतलब है स्टार्टिंग रो -1 हो रही है एंड स्टार्टिंग कॉलम सेम है। डाउन जाने का मतलब है कि स्टार्टिंग रो तो +1 हो रही है बट यहाँ पर स्टार्टिंग कॉलम सेम है। तो यहाँ से मैं सेम रो में हूँ बट लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ, सेम रो में हूँ बट राइट की तरफ जा रही हूँ, सेम कॉलम में हूँ बट ऊपर की तरफ जा रही हूँ, सेम कॉलम में हूँ बट नीचे की तरफ जा रही हूँ। तो इस तरीके से चारों डायरेक्शन में मूव करते जाना है और हर जगह जाकर कलर चेंज कर देना है। किस किस का कलर चेंज नहीं होगा, हम बेस केस भी कंडीशन देख लेते हैं। किस किस का कलर चेंज नहीं होगा? उसका कलर चेंज नहीं होगा जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग रो या स्टार्टिंग कॉलम या तो इनवैलिड हो जाती है, मतलब बाउंड्री से बाहर, बाउंड्री पर आप आ गए, या तो <0 वैल्यू हो जाएगी या फिर ग्रेटर हमारे इमेज डॉट लेंथ ही वैल्यू हो गई, मतलब वो हो गई मेरी बाउंड्री वाली कंडीशन, मैं इमेज की बाउंड्री से ही बाहर निकल रही हूँ। उस केस में हम चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा केस, किस केस में मुझे बेस केस से रिटर्न कर जाना है? जब मैं ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ, जब मेरा विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम 1 हो जाए। इसको कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ और मैं देखती हूँ ये तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ऑलरेडी कलर चेंज हो चुका है, तो इससे मुझे दोबारा घूमने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं लूप में फंस जाऊँगी। तो जब भी विजिटेड है तो वापस आ जाओ, तब चेंज नहीं करना। या फिर अगर जिस भी इमेज पर मैं आई, इमेज के जिस भी सेल पर आई, स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम पर आई, पर वहाँ पर ओरिजिनल कलर जो मेरे ओरिजिनल सेल का कलर था, मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट का कलर था, वो नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, मतलब मैं 2 से 0 पर आ गई, 0 पर तो दूसरा कलर है, तो इसका कलर मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी कलर मैं चेंज नहीं करूंगी। तो अब मैं एक रिकर्सिव टाइप का फंक्शन लिखूंगी जिसमें 3 कंडीशंस मेरी बेस केस होंगी कि अगर मैं बाउंड्री के बाहर चले जाऊं तो मुझे कलर चेंज नहीं करना, ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूं पिक्सल को तो कलर चेंज नहीं करना, और अगर इमेज में ओरिजिनल कलर ही नहीं है तो फिर उसके भी कलर को मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ। अब इसके लिए हम कोड लिखने वाले हैं और कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी बिग ऑफ m into n। कोड के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इस फंक्शन को डायरेक्टली जाकर आप लीड कोड के 733 वाले प्रॉब्लम पर सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रन करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ फंक्शन लिखना सिखाऊंगी। ये मुझे फ्लड फिल दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप विजिटेड बना लो, जो ट्रैक करेगा कौन कौन से पिक्सल विजिट हो गए, कौन कौन से नहीं। इसको मैं बूलियन टाइप का बना लेती हूँ, बूलियन विजिटेड न्यू बूलियन ऑफ, इसको मैं कह देती हूँ माई इमेज डॉट लेंथ एंड माई इमेज ऑफ 0 डॉट लेंथ। दोनों को इमेज डॉट लेंथ नहीं लिखना है क्योंकि ये m है ये n है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो रो एंड कॉलम सेम नहीं है, इसलिए मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। एंड अब एक हेल्पर फंक्शन बना लेती हूँ। हेल्पर फंक्शन क्यों बनाया? क्योंकि हेल्पर फंक्शन में मैं विजिटेड को भी पास करना चाहती हूँ। इनिशियली मुझे जो हेडर दिया हुआ है मेरे फंक्शन का वो ऐसा है, बट मैं चाहती हूँ हेल्पर में विजिटेड भी पास हो, तो मैं इसके अंदर पास कर दूंगी अपनी इमेज, अपना स्टार्टिंग रो, अपना स्टार्टिंग कॉलम, अपना कलर एंड विजिटेड प्लस अपना ओरिजिनल कलर। अभी वाले पिक्सल का क्या कलर है, इस वाले पिक्सल का क्या कलर है, ओरिजिनल कलर हो जाएगा मेरा इमेज ऑफ स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम के इक्वल। तो हेल्पर फंक्शन को मैंने पास कर दिया और मुझे अपनी इमेज को चेंज करके इस फंक्शन से रिटर्न करना है, तो यहाँ मैं रिटर्न कर दूंगी इमेज को फ्रॉम माई फंक्शन। अब इस हेल्पर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं जो मेरा मेन काम मुझे करके देगा। इसी के हेडर को मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर बनाऊंगी अपना हेल्पर फंक्शन।
हेल्पर फंक्शन के लिए इमेज आएगी, सोर्स आएगी, स्टार्टिंग रो आएगी, स्टार्टिंग कॉलम आएगा, कलर आएगा, इसके अलावा मेरी बूलियन विजिटेड आने वाली है एंड एक आएगा मेरा ओरिजिनल कलर, इंट ओरिजिनल कलर, org कलर इसको मैं बोल देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, पहले तो लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर हमें अप जाना है, फिर हमें डाउन जाना है। लेफ्ट जाने की कंडीशन क्या है, हेल्पर को कॉल लगा दूंगी जिसमें स्टार्टिंग रो तो सेम रहेगी, बस स्टार्टिंग कॉलम -1 हो जाएगा, ये मैंने कॉल लगा दी। राइट जाने की कंडीशन क्या है, हेल्पर को कॉल लगा दो बट स्टार्टिंग कॉलम +1 कर दो। अप जाने की कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग रो -1 कर दो एंड स्टार्टिंग कॉलम सेम रहेगा। डाउन जाने की कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग रो +1 कर दो एंड स्टार्टिंग कॉलम सेम रहेगा। तो इस तरीके से मैं अप डाउन लेफ्ट एंड राइट की तरफ चले जाती हूँ। बस मुझे अपने ये आई एंड जे, स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम इज बेसिकली आई एंड जे, इसको चेंज करना है। और बेस केस क्या कहता है, बेस केस कहता है कि अगर स्टार्टिंग रो की वैल्यू <0 हो गई या फिर स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू <0 हो गई तो मुझे वापस जाना है, या फिर स्टार्टिंग रो की वैल्यू > माई इमेज डॉट लेंथ हो गई, या फिर स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू > माई इमेज ऑफ 0 डॉट लेंथ हो गई। मतलब ये है m, अगर स्टार्टिंग रो m से बड़ा हो गया, स्टार्टिंग कॉलम n से बड़ा हो गया, तो उस केस में मुझे वापस जाने की जरूरत है। या फिर मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम को विजिट कर चुकी हूँ, अगर मैं इसको ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ तो दोबारा विजिट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में वापस चले जाओ। या फिर मेरा इमेज ऑफ स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम इज नॉट इक्वल टू माई ओरिजिनल कलर, यानी जिस भी पिक्सल पर मैं आई हूँ वहां पर मेरा ओरिजिनल कलर नहीं है। मतलब यहाँ पर जो कलर है, मैंने शुरुआत तो 2 से की थी, अभी वाला कलर 0 है, तो 0 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से भी मैं कर जाऊंगी रिटर्न, तो ये मेरी रिटर्न वाली कंडीशंस हो जाएंगी। यहाँ से मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगी और इसका रिटर्न टाइप में रख दूंगी वॉइड के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सेव। ये है कोड मेरे फ्लड फिल एल्गोरिथम के लिए। इसमें यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट इस हेल्पर फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग ऑफ m इंटू n, रोज इंटू कॉलम। आई होप ये हमें समझ में आया होगा। बहुत आसान सा सवाल है, इसको एक बार आप जरूर इंप्लीमेंट करिए, सबमिट करिए, सारे टेस्ट केसेस क्लियर करने हैं। ये इसका बेस केस होने वाला है, ये इसकी कंडीशंस होने वाली हैं कॉल की, एंड कुछ इस तरीके से हम हेल्पर फंक्शन का यूज करेंगे और ये एक इम्प्लिसिट ग्राफ की फॉर्म में हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो काफी सारे हमने सवाल किए हैं ग्राफ्स के, एंड काफी सारे असाइनमेंट में भी आपको सवाल मिलेंगे, रीडिंग मटीरियल मिलेंगे, उनको हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खूब सारे सवालों को प्रैक्टिस करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए गए हैं उनके बाद एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे होते हैं ग्राफ्स के अंदर, जो टाइम के साथ हमें धीरे धीरे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमें और ज्यादा सिखाएंगे। बट जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो मैक्सिमम सवाल आएंगे ग्राफ में से, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आने वाले, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना है। एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उनका प्रोसेस हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।